चोरी करती हुई बेहद खूबसूरत स्कूल की ब्यूटी को देखकर मैंने गोदाम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसे एक कोने में धकेल दिया। बोलो सू मियान मियान, तुमने अपने कपड़ों में और क्या छिपाया है? सू मियान मियान। झांग वानरू डर से पीली पड़ गई और कसकर अपनी छाती को ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसे लगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत करने वाला हूँ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं इस पल कितना बेचैन था। पिछले जन्म में आज ही के दिन वो चोरी करने के बाद पहाड़ से नीचे उतरी और मोड़ पर ही उसका सामना भूख से पागल एक खूंखार बाघ से हो गया। बेचारी की जान चली गई, जो आसपास के गांवों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। झांग वानरू, मुझे याद है। झांग वानरू, मुझे याद है, तुम्हारा शहर के टीचर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है ना? तुम भी नहीं चाहोगी कि स्कूल को इस बारे में पता चले, है ना? सूचेंग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, किसी को मत बताना। उसकी रोती हुई सूरत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सिर हिलाया और तलाशी लेना बंद कर दिया। उसने सिर झुकाकर रोदे गले से कहा, क्या मैं जा सकती हूँ? मैं अपने सामने उम्मीद से भरी इस लड़की को देख रहा था। मैंने जमीन पर पड़ा एक पतला कपड़ा उठाया और धीरे से उसके कंधों पर डाल दिया। फिर मैंने वो गिरे हुए इंस्टेंट नूडल्स का कप उठाया और धीमी आवाज में पूछा, कितने दिनों से कुछ नहीं खाया? झांग वानरू की आंखें एक पल को चौड़ी हो गई। उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। उसकी यह झिझक साफ था कि वो बहुत भूखी थी, वरना इतनी ठंड में चोरी करने क्यों निकलती। मैंने उसे और नहीं छेड़ा। फटाफट नूडल्स तैयार किए और चूल्हे पर रखी केतली उठाई। गर्म पानी डालते ही खुशबू फौरन उस छोटी सी झोपड़ी में फैल गई। मैंने कहा, खा लो, खाने के बाद चली जाना। जमीन पर बैठी झांग वानरू का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। नूडल्स का पहला निवाला मुंह में जाते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। चोरी करते पकड़े जाने से लेकर जबरदस्ती तलाशी ले जाने तक जिन भावनाओं को वो कब से दबाए हुए थी, वो एक पल में टूट गई। पास में खड़ा मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था। मैंने सोडा की एक बोतल खोली और उसके सामने बढ़ा दी। झांग वानरू ने सावधानी से उसे पकड़ लिया। उसने धीरे से एक घूंट लिया। उसकी आंखें फौरन चमक उठी, जैसे उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। उसने एक बड़ा घूंट पी लिया। मैंने कहा, ये हुई न बात। नूडल्स के साथ सोडा जितना खाओ उतना मजा आता है। उसे खाते हुए देखकर मेरे दिल को भी खुशी मिल रही थी। लेकिन कुछ निवाले खाने के बाद झांग वानरू ने अचानक एक सफेद कागज निकाला। पता नहीं कहां से एक कलम निकालकर वो ध्यान से एक उधारी की पर्ची लिखने लगी। आज झांग वानरू ने दुकान से 5 कप नूडल्स उधार लिए हैं। जब घर में पैसे होंगे तो जरूर लौटा दूंगी। मैंने उधारी की पर्ची ले ली। मिस झांग, स्कूल की ब्यूटी, तुम्हारी इस उधारी की पर्ची में पहले 3 कप लिखा था, तुमने इसे 5 कप क्यों कर दिया? झांग वानरू एक पल के लिए चुप हो गई। शुरू में उसने सोचा था कि 1 कप नूडल्स 3 दिन चल जाएगा। 3 कप उसके और उसके पिता के लिए 10 दिन तक काफी होंगे। जब पिता के पैर की चोट ठीक हो जाएगी तो पहाड़ से जंगली सामान इकट्ठा करके बेचकर वो पैसे चुका देगी। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ ये इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे, उन्हें बचाकर रखना नामुमकिन था। इस स्थिति ने उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया। मैंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, 5 तो 5 सही, वैसे भी घर पर बहुत सारे रखे हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये नूडल्स 3 युआन के 1 कप हैं। जब तुम्हारे पास पैसे जमा हो जाएं, तो मुझे लौटा देना। झांग वानरू ये सुनकर सन रह गई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं इतने पैसे नहीं चुका सकती। उस जमाने में उत्तर पूर्व में महीने की औसत तनख्वाह 30 युआन थी। उसके पिता महीने भर मेहनत से शिकार करके बस 40 युआन से कुछ ज्यादा कमाते थे। ये कुछ कप नूडल्स घर की आधे महीने की कमाई के बराबर थे। पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो फिर धीरे धीरे काम करके चुका देना, या फिर तुम कर्ज चुकाने के लिए मेरा कुछ काम कर दो। झांग वानरू एक पल के लिए सन रह गई। उसके गालों पर लाली छा गई। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और मच्छर की तरह धीमी आवाज में कहा, तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पहले ये नूडल्स वापस ले जाने होंगे। लगता है तुमने कुछ दिनों से ठीक से खाया नहीं है। तुम्हारा शरीर यह कैसे सहेगा? मेरा लहजा नर्म हो गया और मेरी आंखों में चिंता भरी थी। झांग वानरू ने मुझे देखा। उसके दिल में मिली जुली भावनाएं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का, जो पहले कभी नजर में नहीं आता था, अचानक उसकी इतनी परवाह क्यों करने लगा। इस कड़ाके की ठंड में उसके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, जमीन पर सिमटी हुई झांग वानरू ने कहा, वो सूचेंग, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अगर मुझे घर पहुँचने में देर हो गई तो पिताजी मुझे ढूंढने बाहर आ जाएंगे। उनके पैर में तकलीफ है। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। वो ये भी जानती थी कि अभी अभी किसी से इतने स्वादिष्ट नूडल्स लिए हैं।
और तुरंत चले जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन घर पर बिस्तर पर पड़े अपने पिता के बारे में सोचकर वो लाचारी से पूछने पर मजबूर हो गई। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जल्दी घर जाओ। अंकल झांग को ज्यादा इंतजार मत कराओ, लेकिन इन इंस्टेंट नूडल्स के पैसे मत भूलना। मैं इधर उधर का सामान समेटने लगा और साथ ही लापरवाही से उसे जाने का इशारा किया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत चिंतित था कि कहीं इस बेचारी लड़की की किस्मत खराब न हो और वो फिर से उस आदमखोर बाघ से न टकरा जाए। पर अगर ज्यादा देर हो गई और अंकल झांग उसे ढूंढने बाहर आ गए तो शायद उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। ये सोचकर मैं जोर से चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। झांग वानरू जैसे ही मना करने वाली थी, मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इतनी ठंड में बाहर खतरनाक है और अंकल झांग के पैर भी ठीक नहीं है। अगर वो तुम्हें ढूंढने बाहर निकले और उन्हें कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर मैंने शिकारी बंदूक अपनी पीठ पर टांग ली और कमर में एक जंग लगा हुआ खुखरी जैसा चाकू खोंस लिया। वह हैरान होकर बोली, सिर्फ घर ही तो छोड़ना है, इतने सारे हथियार ले जाने की क्या जरूरत है? सुचेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस लगा कि इसे लेकर चलने में ज्यादा कूल लगूंगा। ठीक है, जल्दी चलो और देर हुई तो अच्छा नहीं होगा। जल्दी चलो और देर हुई तो अच्छा नहीं होगा। पर मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, मैं उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। लगता है पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहा हूँ। खैर छोड़ो, अब जब इतनी तैयारी कर ही ली है, अगर फिर भी उस बाघ को नहीं संभाल पाया तो समझूंगा मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने दुकान का दरवाजा बंद किया। मैंने उछल कूद कर रहे दाहुआंग को पीछे से एक लात मारकर कहा, पेट भर गया हो तो अब मेरे लिए काम पर लग जा। झांग वानरू ने चुपके से मेरी तरफ देखा। इस बदमाश का चेहरा तराशा हुआ सा है और उसमें सचमुच एक मर्द वाली बात है। लेकिन दुकान में थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे याद करके उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। हम दोनों धीरे धीरे मोटी बर्फ पर चल रहे थे, जिससे चरमर की आवाज आ रही थी और मेरा मन खुश हो गया। झांग वानरू आगे आगे चल रही थी। बर्फ चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, वो धीरे चलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। घर पर उसके बूढ़े पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उसका घर सूजिया गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ के पास था। चूंकि वे लोग दूसरे कुलनाम के थे, इसलिए गांव वालों से उनका ज्यादा मेलजोल नहीं था। घर वापस जाने के लिए पहाड़ के कमर से गुजरना पड़ता था, लेकिन यही रास्ता सबसे खतरनाक था। तभी दाहुआंग अचानक सामने के घने जंगल की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन जल्द ही उसने भौंकना बंद कर दिया और लगातार पीछे हटने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल दहल गया। इस बार सच में हमारा सामना उस छुआ वाले बाघ से हो गया था। झांग वानरू घबराकर आगे आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, सुचेंग, अब क्या करें? हिलो मत, यह कोई बड़ी चीज है। दोनों सावधानी से छोटे छोटे कदम पीछे हटने लगे। कानों में एक सूखी टहनी के टूटने की कर्कश आवाज गूंजी। तभी एक सफेद माथे वाला बाघ दिखाई दिया। वो जंगल से धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी खूंखार नजरें मेरे पीछे खड़ी झांग वानरू पर टिकी थी। मैं घबराहट के मारे ठंडे पसीने से भीग गया। मेरे पैर कांपने लगे थे। झांग वानरू मेरे पीछे मुझसे सटी हुई थी। वो तो डर के मारे इतनी बेजान हो गई थी। बाघ की एक दहाड़ के बाद वो हवा के झोंके की तरह हमारी ओर लपका। सब खत्म। ठीक उसी पल मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सिस्टम स्पेस से टॉर्च निकाल ली, लेकिन मन ही मन में पागलों की तरह कोस रहा था। धत तेरी की, तुम मुझे एक सबमशीन गन क्यों नहीं दे देते? एक टॉर्च देने का क्या मतलब है? बाघ उन दोनों से कुछ ही दूरी पर कूद गया और इधर उधर चहलकदमी करते हुए घूरने लगा। मैंने एक हाथ में चाकू और दूसरे में टॉर्च पकड़ रखी थी और उसे अपने पीछे सुरक्षित रखा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के दिल की तेज धड़कन भी महसूस कर सकते थे। झांग वानरू ने मेरे कपड़ों का कोना कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखें सामने मौजूद उस खूंखार जानवर पर गड़ी थी। बाघ ने दाहुआंग पर फिर से दहाड़ लगाई, उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर चाकू पकड़े मेरी ओर देखा। मेरी उंगली टॉर्च के स्विच पर थी और एक झटके से टॉर्च से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उसे पल भर के लिए अंधा कर दिया। इससे वो बुरी तरह घबरा गया, एक जोर की दहाड़ लगाई और सिर घुमाकर भाग गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने तुरंत शिकार वाली बंदूक उठाई और उसमें गोलियां भरने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे हाथ घबराहट से कांप रहे थे। मैं अपनी जेब में रखी गोलियां भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। उन्हें बंदूक की नली में डालना तो दूर की बात थी। जब तक मैंने जबरदस्ती खुद को शांत करके गोलियां भरी, तब तक बाघ कई चीड़ के पेड़ों को तोड़ता हुआ घने अंधेरे जंगल में भाग चुका था। जंगल में बस उसकी हार न मानने वाली दहाड़ ही गूंज रही थी। उस पल हम दोनों ने राहत की सांस ली। मैंने तुरंत झांग वानरू को उठाया और जैसे ही चलने को हुआ, मुझे उस लड़की की रोनी सी आवाज सुनाई दी। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं खड़ी नहीं हो सकती। बड़ी मुसीबत है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ।
उसे अपनी पीठ पर उठाकर बंदूक लिए मैं सीधे झांग परिवार की दिशा में चल पड़ा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने मेरी पीठ पर से धीरे से पूछा। मैं खींच भरी हंसी के साथ बोला, ताकि तुम अपना कर्ज जल्दी चुका सको, वरना तुम्हें खाना कौन पहुंचाएगा? मैं मोटी बर्फ पर चल रहा था और मुड़कर मैंने झांग परिवार के घर की अकेली जलती बत्ती को देखा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये बूढ़ा झांग भी सच में अजब है। सुना है कि पिछले जन्म में जब उसकी बेटी के साथ हादसा हुआ था तब भी वो टस से मज नहीं हुआ था। झांग वानरों का पिता सूजिया गांव में रहने नहीं गया था। शायद इसी वजह से वो उस बर्फीली तूफानी रात में मारी गई थी। उसे बूढ़े झांग के घर वापस छोड़ने के बाद मैंने एक और दिशा पकड़ी। पहाड़ी जंगल से दूर एक दूसरे रास्ते से मैं छोटी दुकान की ओर वापस चल पड़ा। हालांकि वापसी का रास्ता मुश्किल था, लेकिन फिर भी सब कुछ शांति से निपट गया। छोटी दुकान पर पहुंचकर मैं धड़ाम से जमीन पर बैठ गया, कसकर बंद दरवाजे से टिककर जोर जोर से हाँफने लगा। सच में बाल बाल बचे। उस समय को याद करके मुझे लगभग उस बाग की सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी। काफी देर बाद मैं लकड़ी के दरवाजे का सहारा लेकर जबरदस्ती खड़ा हुआ, ये सोचकर कि कहीं बाघ दंत का पीछा करते हुए मुझ पर हमला करने न आ जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उठकर सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूत कर दी। खुशकिस्मती से दुकान में लकड़ी के तख्ते काफी थे। मैं आधी रात तक काम में लगा रहा, तब जाकर काम लगभग पूरा हुआ। सारे काम निपटाने के बाद मैं जाकर अपनी उस पुरानी मिट्टी की चारपाई पर लेट गया। जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था तो मुझे इस मिट्टी के बिस्तर से बहुत नफरत थी, लेकिन इस जानलेवा संकट से गुजरने के बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। मुझे अपना पिछला जन्म याद आया। मेरे पिता और झांग वानरों के पिता गांव के पुराने शिकारी हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों बूढ़े ने अचानक पहाड़ पर जाना बंद कर दिया। बूढ़ा शराबी हो गया और गायब हो गया, पता नहीं किस कोने में मर गया। मैं गांव वालों के साथ दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने चला गया। ये सोचकर मैं बदलाव लाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन छोटी सी दुकान से ज्यादा कमाई नहीं होती। क्यों न उस बाघ का शिकार कर लिया जाए। पैसे कमाकर माँ को शहर के बड़े अस्पताल में जांच के लिए ले जाऊं। मैंने सिस्टम खोला और अचानक मुझे एक शॉपिंग सेंटर दिखाई दिया। पियोनी ब्रांड के टीवी से लेकर डियाओ ब्रांड के वॉशिंग पाउडर तक कहा जा सकता है कि यहाँ सब कुछ था। लेकिन जब मैंने चीजों के पीछे लगे दाम देखे तो मैं गुस्से से लगभग बेहोश ही हो गया। टीवी जैसी बड़ी चीजों की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट। ये बेकार सिस्टम उसे 20-30 युआन में बेचने की हिम्मत कर रहा है। ये तो दशकों बाद की कीमतें अभी लागू कर रहा है, उस जमाने में जब हर किसी की आमदनी 300 युआन से भी कम थी। गुस्से में मैंने सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया। मैंने अच्छी नींद लेने का फैसला किया। कल बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह ढूंढूंगा। उस जानवर से निपटना ही सबसे जरूरी काम है। अगले दिन मौसम साफ हो गया, लेकिन कल रात की बर्फबारी ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने जल्दी से बर्फ हटाने वाले औजार निकाले और जोर शोर से सफाई करने लगा। तभी पास से एक छोटे कद का आदमी चलता हुआ आया और बोला, सू परिवार के लड़के, तुम्हारे बूढ़े सू घर पर हैं? ये सू गांव का मशहूर बदमाश था, जिसका नाम सू उपनाम सुएर माजी था। वो अच्छा इंसान नहीं था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस तरह के लोग दिन भर आवारागर्दी करते हैं। गांव में हर कोई उससे बचकर चलता था, लेकिन बूढ़े साहब इस बदमाश के साथ काफी अच्छे थे। आमतौर पर वे उसके साथ अपना खाना पीना बांट लेते थे। मैं कैश काउंटर पर वापस चला गया। मैंने उसे इधर उधर की चीजों को उठाने से रोका और कहा, 3 युआन का एक पैकेट है, खरीदना नहीं है तो हाथ मत लगाओ। मेरी बताई कीमत सुनकर सुएर माजी ने कैंडी को शेल्फ पर वापस रखने के बजाय वो कैश काउंटर की तरफ आया और बोला, अपने चाचा को चखने दो, अगर अच्छा लगा तो खरीद लूंगा, नहीं खोलूंगा। मेरी तनख्वाह में मैं भी यह चीज नहीं खा सकता। मैंने कैंडी उठाकर एक कोने में रख दी। मैंने नाराजगी से उसे घूरा। सुएर माजी ने काउंटर पर रखे क्यों कैंडी के पैकेट को देखते हुए कहा, सू चेंग, तुम भी जानते हो कि चाचा के पास कोई काम नहीं है। क्या ये कीमत थोड़ी कम हो सकती है? तुम सच में खरीदना चाहते हो? क्या यह आलसी आदमी सुधर गया है? अगर आम दिनों की बात होती तो वो कब का गुस्से में चला गया होता। सच में खरीदना चाहता हूँ। मेरी छोटी बहन का बुखार अभी अभी ठीक हुआ है। एक भाई होने के नाते क्या मुझे उसे बहलाना नहीं चाहिए? मैंने कहा, ठीक है, आखिरी दाम 2.5 युआन में तुम्हें दे दूंगा। माजी ने सावधानी से कैंडी रखने के बाद तुरंत पूछा, क्या चावल अनाज बेचने के लिए है? दुकान में सामान तो काफी था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने सच में चावल, अनाज या तेल जैसी चीजें नहीं देखी हैं। फिर कैश काउंटर के पीछे लगे कैलेंडर को देखा। 14 फरवरी 1980। तब मुझे याद आया, इस समय अनाज की कमी होनी चाहिए। मेरे पिछले जन्म में बर्फबारी की आपदा तो नहीं आई थी, लेकिन अनाज के गोदाम में आग लग गई थी, इसलिए पूरी टीम का अनाज जल गया था। मैंने कहा, मैं देखता हूँ, लगता है गोदाम में कुछ स्टॉक बचा है। मुझे याद है कि शॉपिंग सेंटर में अनाज था।
मैंने देखा कि वो फिर से फुसफुसाया, मैं तुम्हें बताता हूँ, गांव का अनाज गोदाम किसी ने खाली कर दिया है। अभी गांव का मुखिया इस खबर को सबसे छिपा रहा है। हम माजी के सहमे हुए अंदाज को देखकर मुझे लगा कि इस मामले में जरूर कोई और राज है। मैंने शांति से सिस्टम से 100 जिन चावल निकाल लिए। माजी ने 20 जिन तौल लिए। उसने फुर्ती से 40 युआन दे दिए। अनाज पीठ पर लादे जाते हुए माजी की पीठ को देखते हुए मेरी त्योरियां चढ़ गई। क्या पिछले जन्म की वो भीषण आग गोदाम में अनाज न होने की सच्चाई को छिपाने के लिए थी, और यह माजी इस बारे में कैसे जानता है? मैंने सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। गांव का अनाज गबन करने के संदिग्ध मुखिया से निपटने के बजाय पहाड़ों में उस बड़ी बिल्ली से निपटना बेहतर है। कम से कम इस तरह कमाया गया पैसा सुकून तो देगा। हालांकि दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते थे। जैसे ही सुएर माजी अनाज लेकर घर जा रहा था, लेकिन मुखिया के छोटे बेटे ने देख लिया और तुरंत जाकर अपने बाप को बता दिया। असल में कल रात वे अनाज के गोदाम में आग लगाने वाले थे, लेकिन अचानक भारी बर्फबारी होने लगी। मुखिया ने कुछ सोचा, हाथ हिलाया और अपने दोनों बेटों को लेकर बाहर निकल गया। उसी वक्त मैंने अपनी शिकारी बंदूक पीठ पर टांगी ही थी और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मैंने मुखिया और उसके बेटों को जल्दी में आते देखा। मैं समझ गया था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सू चेंग, तुम्हारा बाप कहाँ है? सू वेई ने नाराजगी से पूरी दुकान में नजर दौड़ाई, लेकिन शेल्फ पर इतना सारा सामान देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन उसे चावल या अनाज जैसा कुछ नहीं मिला। मेरे अब्बा घर पर हैं, अगर कोई काम है तो उनसे जाकर मिलो। मैं इन लोगों के साथ उलझना नहीं चाहता था। मैं काउंटर के पीछे से निकला और दुकान बंद करने लगा। सू वेई तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अबे लड़के, क्या तेरे पास बेचने के लिए अनाज है? मुखिया और उसका दूसरा बेटा तुरंत दुकान में सामान की जांच करने लगे। मैंने ना में सिर हिलाया। मेरी नजरें लगातार उन पर टिकी थी। तभी मुखिया ने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट उठाया। तुम ये सारा सामान कहाँ से लाए हो? इंस्टेंट नूडल्स, 3 युआन का एक पैकेट। मैं वापस काउंटर के पीछे बैठ गया। मैंने अपनी पीठ पर लटकी पुरानी शिकारी बंदूक को कसकर पकड़ लिया। इस हरकत से सू वेई को थोड़ा खतरा महसूस हुआ। अबे लड़के, तुम बंदूक लेकर क्या कर रहे हो? शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कल रात एक बाघ से सामना हुआ था। मैंने कुछ नहीं छिपाया, लेकिन मेरी नजरें अब भी मुखिया और उसके बेटे पर थीं, जो शेल्फ पर सामान उलट पुलट रहे थे। मुखिया के दूसरे बेटे ने ढेर सारा सामान उठाया और कहा, ये सब हम पहले लेकर जा रहे हैं, बाद में तुम्हारे पैसे भिजवा देंगे। मैंने सारा सामान एक तरफ खिसकाते हुए कहा, कुल 37 हुए। एक हाथ से पैसे दो और दूसरे हाथ से सामान लो, कोई उधारी नहीं। सू वेई ने काउंटर पर हाथ पटकते हुए कहा, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या हम ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं देंगे? मैं कुछ नहीं बोला, बस अपनी पीठ से शिकारी बंदूक उतार ली। अभी जब मैंने इन चीजों की कीमत बताई थी, तो सू परिवार के बाप बेटों को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी। ये जानना जरूरी है कि ये 30 कुछ युआन उनकी 6 महीने की तनख्वाह के बराबर थे। इसलिए मैं जानता था कि एक बार यह सामान बाहर चला गया तो फिर उनसे पैसे वापस मांगना एक सपना ही रह जाएगा। सू देवान का दूसरा बेटा सूवू अपनी आंखें फाड़कर घूरने लगा। वो प्लास्टिक की थैली में रखे सामान को घूरते हुए बोला, क्या तुम सच में हमसे पैसे मांगने का इरादा रखते हो? आजकल सब बराबरी की बात करते हैं, लेकिन तुम लोग तो खुद को यहाँ का राजा ही समझ बैठे हो। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, सरासर नियमों की धज्जियां उड़ाना है। मेरी बात सुनते ही उन तीनों बाप बेटों के चेहरे का रंग उड़ गया। याद है उन दिनों में इन्हीं 2 इल्जामों की वजह से न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब सू चेंग ने सीधे उन पर ये 2 बड़े इल्जाम लगा दिए थे। भला इसे कौन झेल सकता था? सू देवान ने घबराकर कहा, लड़के तुम बकवास मत करो, हम पैसे न देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि थोड़ी देर में मैं किसी से तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। सूवू जो बगल में खड़ा था बेचैनी से पैर पटकते हुए बोला। अभी उसने कहा कि इस थैली के सामान की कीमत 30 कुछ युआन है। ये सुनकर सू देवान की आंखें ऐसे फटी रह गईं जैसे बाहर निकल आएंगी। 30 कुछ युआन? अबे लड़के, तुम सीधे डाका क्यों नहीं डाल लेते? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर खरीद नहीं सकते तो यहाँ से कुछ मत खरीदो, सब चीजों पर साफ साफ दाम लिखा हुआ है। सू देवान ने अपनी मुठियां भींच ली। उसका मन तो कर रहा था कि सामान उठाकर सीधे चला जाए, लेकिन फिर उसने सोचा इस बार वो दुकान पर किसी जरूरी काम से आया था। उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और फिर सूवू से सामान नीचे रखने को कहा। हालांकि सूवू थोड़ा नाखुश था, लेकिन जब उसने सोचा कि इतने से सामान के 30 कुछ युआन देने पड़ेंगे, तो उसने चुपचाप सामान काउंटर पर वापस रख दिया और मैंने बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़कर सामान को फिर से ठीक से लगा दिया। साथ ही मैंने उन बाप बेटों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अगर और कोई काम नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो, मुझे अभी बाघ का शिकार करने भी जाना है। सू देवान ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, लड़के तुम्हारी इस छोटी सी दुकान में अनाज है क्या?
अब ऐसा लगता है कि उनकी नजर मुझ पर आ गई है। मेरी इस छोटी सी दुकान में बस यही सब सामान है। आप मुझसे अनाज के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या आपके घर में भी खाने के लिए अनाज की कमी हो गई है? सू डेक्वान मुझे अनाज भंडार वाली बात तो नहीं बताएंगे। आखिर इस मामले में गड़बड़ हुई तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पिछले सालों में जब अनाज भंडार खाली होता था तो ज्यादा से ज्यादा पतझड़ की फसल कटने के बाद वे जल्दी से अनाज भंडार में अनाज भर देते थे। पर इस साल अभी तो बसंत की शुरुआत ही हुई है। खेतों में अनाज अभी भी बर्फ के नीचे दबा है। इतने बड़े अनाज भंडार को भरने के लिए कम से कम हजारों किलो अनाज चाहिए होगा। अब तो हर घर में खाने के लिए अनाज की कमी है। वो भला इतना सारा अनाज कहाँ से लाकर भरपाई करेंगे? जितना सोचते सू डेक्वान उतने ही बेचैन हो जाते। उन्होंने गुस्से से हूँ किया और वहाँ से चले गए। मैं बिना घबराए घर से निकलकर पीछे वाले पहाड़ की तरफ चल दिया। अभी सबसे जरूरी काम है अपनी निशानेबाजी को और पक्का करना। उसके बाद 1-2 बाग मारकर पैसे कमाना ज्यादा सही रहेगा। उसी समय सू डेक्वान अपने 2 बेटों को लेकर गुस्से में पुराने सू के घर पहुँचे और मेरे गुनाहों को गिनाने लगे। हालांकि सू लोंगशेंग को ज्यादा यकीन तो नहीं हुआ, पर उनके मन में थोड़ी बेचैनी जरूर थी। दवा को थोड़ी देर उबालने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को दवा पिलाई और फिर जल्दी से छोटी दुकान की ओर चल पड़े। जब सू लोंगशेंग गए तब सू चेंग वापस नहीं आया था। शाम को जब अंधेरा होने वाला था तब मैं 2 जंगली तीतर लेकर छोटी दुकान के अंदर आया। अरे लड़के, बताओ ये सब सामान कहाँ से आया है? उस वक्त मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैंने यह नहीं बताया कि यह सब सामान कैसे आया। पिताजी, आप अभी यह मत पूछिए कि यह सब कहाँ से आया। पहले मैं आपको चखाता हूँ कि यह खाने में कितना मजेदार है। ठीक उसी समय चूल्हे पर रखी केतली का पानी उबलने लगा। पुराने सू की नजरों के सामने मैंने बड़ी फुर्ती से पैकेट खोला, फिर उसमें सारे मसाले के पैकेट डाले और खौलता हुआ पानी मिला दिया। फिर एक सॉसेज निकालकर खोला और कहा, पिताजी पहले आप चखिए। पुराने सू उस इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे को घूरते रहे। उन्होंने बहुत सावधानी से एक छोटा सा निवाला लिया और उसे धीरे धीरे चबाने के बाद उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बहुत अच्छे लड़के, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें छिपा रखी हैं। तभी मैं कहूँ कि तुम आजकल घर पर खाना खाने क्यों नहीं आते? पिताजी गुस्सा मत होइए, बस ये समझ नहीं आ रहा था कि आपको ये सब कैसे बताऊं। तब जाकर पुराने सू होश में आए और जल्दी से पूछा कि यह सामान कहाँ से आया है। मेरा दिमाग तेजी से चला और मैंने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, पिताजी मैं जो बता रहा हूँ उसे आप बिल्कुल राज रखिएगा। मेरा एक क्लासमेट है, उसके पापा सप्लाई और मार्केटिंग दफ्तर में बड़े अधिकारी हैं। वहाँ पर महंगे सामान का एक नया स्टॉक आया था। वो बिक नहीं रहा था और जल्द ही एक्सपायर होने वाला था, तो उसने चुपके से मुझे कुछ सामान दे दिया। उसने ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद शायद और भी मिल सकता है। ये सुनकर पुराने सू के दिल को तसल्ली मिली। वो जानते थे कि उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर वो हमेशा से एक ईमानदार लड़का था। वो कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं करेगा। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, पिताजी आपको पता नहीं है, गांव के अनाज भंडार में अनाज तो कब का खत्म हो चुका है। सू डेक्वान तो चिंता के मारे पागल हो रहे हैं। ये सुनकर पुराने सू इतने चौंके कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने कहा, क्या? धीरे बोलो, बिना सबूत के कुछ भी मत बोलो। यकीन न हो तो आप बस इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में पूरे गांव के बच्चे बूढ़े सबको पता चल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो समझो सू डेक्वान का परिवार तो बर्बाद हो गया। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सू अरमाजी मटकते हुए दुकान के अंदर घुस आए। अंदर आते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बड़े भाई क्या खा रहे हो? खुशबू से तो मेरी जान ही निकल गई। रूह तो जैसे खींची चली आ रही है। अरे माजी तुम भी अब कोई जवान नहीं रहे। रिश्ते के हिसाब से तो तुम्हें उसे भतीजा बुलाना चाहिए, मुझे तो तुम्हें चाचा कहना पड़ता है। लेकिन सू अरमाजी ने बेफिक्री से कहा, डा चेंगजी भाई एक बहुत ही सीधे सादे इंसान है, उसके साथ भाई भाई बनना ये तो मेरे पुरखों के अच्छे कर्मों का फल है। ये कहकर उसने काउंटर पर रखा नूडल्स का कप उठाया और बचा हुआ सारा सूप एक ही सांस में पी गया। पिताजी से ये देखा नहीं गया। उन्होंने गुस्से से कहा, बेटा इसे एक कप बनाकर दे दो चखने के लिए, यहाँ तमाशा मत करो। हाँ आखिर है तो एक ही परिवार के। चाचा जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो एकदम चुप हो गया। खाने को मिलते ही तुरंत चाचा जी कहने लगा। अचानक मुझे कुछ सूझा। पिताजी के कहने पर आज तुम्हें एक पैकेट खाने को देता हूँ। हाँ तुम तीखा खा लेते हो ना? हम पहाड़ी लोग, ऐसा क्या है जो नहीं खा सकते? मैंने शेल्फ से फायर चिकन नूडल्स का एक पैकेट निकाला, उसे तैयार किया और फिर अंदर के सारे सॉस पैकेट उसमें निचोड़ दिए। लेकिन मैंने उसे देने में जल्दी नहीं की। 3 मिनट बाद सू अरमाजी ने वो बड़ा सा कटोरा उठाया। उसने लाल लाल नूडल्स उठाए और बिना कुछ सोचे समझे मुंह में भर लिए। वो एक कौर खाते ही जोर जोर से खांसने लगा और पास रखी केतली उठाकर अपने मुंह में पानी डालने लगा।
मैं जल्दी से चिल्लाया, वो खौलता हुआ पानी है, मत पियो। पहले ही तीखे से बुरा हाल था और ऊपर से एक बड़ा घूंट खौलते पानी का। सुअर माजी पूरी तरह टूट गया और दर्द से चीख पड़ा। अगर तीखा नहीं खा सकते तो बता देते, ये तो चीजें बर्बाद करना हुआ ना। जल्दी बाहर जाकर थोड़ी बर्फ खा लो। सुअर माजी कमरे से बाहर भागा। वो बर्फ पर लेटकर उसे निगलने लगा। लो, ये लॉलीपॉप है, बहुत मीठा है। थोड़ी देर राहत पाने के बाद उसने लॉलीपॉप को बड़े ध्यान से अपनी जेब में रख लिया। वो हकलाते हुए बोला, लॉलीपॉप मैं अपनी बहन के लिए ले जाऊंगा, बचे हुए नूडल्स मुझे खत्म करने हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। उसके हाथ से वो बड़ा कटोरा छीन लिया और ब्रेस्ड बीफ नूडल्स के कुछ पैकेट निकालकर उसे देते हुए कहा, देखो तो मुंह का क्या हाल हो गया है। मैंने कहा था कि वो खौलता पानी है, पर तुम्हें तो पीना ही था। मैंने पूछा था कि तीखा खा सकते हो या नहीं, तब भी तुम जबरदस्ती कर रहे थे। सुअर माजी नूडल्स पकड़े हुए था और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसने सिसकते हुए कहा, भाई शुक्रिया। छोड़ो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इन कुछ दिनों में तुम्हें सावधान रहना होगा, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सुनकर मैं तुरंत सतर्क हो गया। हुआ ये था कि सुअर माजी आज सुदेवान के घर के पास से गुजर रहा था। उसने उसे चोरी छिपे कुछ करते देखा तो वो चुपके से उसके पीछे लग गया। उसने अनजाने में सुन लिया कि सुदेवान अनाज के गोदाम में आग लगाने और इल्जाम मुझ पर डालने की योजना बना रहा है। पूरी बात सुनने के बाद मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर अरमाजी को धन्यवाद कहा। फिर मैंने स्नैक्स का एक बड़ा पैकेट भरा और उसे देते हुए कहा, अरमाजी, ये सब घर ले जाओ, तुम और तुम्हारी बहन खा लेना। सुअर माजी ने झिझकते हुए पूछा, ये सब खाने का है? मैंने सिर हिलाया। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने आलू के चिप्स का एक पैकेट उठाया और उसे खोला। मैंने उसमें से डेसिकेंट का पैकेट निकाला और उसके सामने हिलाते हुए कहा, याद रखना, ये छोटा सफेद पैकेट चूना है, इसे बिल्कुल भी मत खाना। पैकेट खोलने के बाद इसे सीधे फेंक देना। गांव में बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर किसी ने गलती से इसे खा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। सुअर माजी के होंठ कांप रहे थे। उसने जोर से सिर हिलाकर ठीक है कहा। मुझे पता चल गया, अरमाजी भले ही सीधा साधा है, पर उसका दिल बुरा नहीं है। उसे भेजने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी गैर मौजूदगी का सबूत बनाना होगा और जल्द से जल्द गांव वालों को ये सच बताना होगा कि गोदाम में अनाज नहीं है। अगली सुबह मैं बड़े छोटे थैले लेकर घर लौटा। जैसे ही मैंने दरवाजे में कदम रखा, पिताजी मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और कहा, तुम्हारी माँ अब बेहतर है? इंस्टेंट नूडल्स सच में काम करते हैं। उन्होंने कल 2 कप खाए थे। मैं जानता था कि माँ जबरदस्ती हिम्मत दिखा रही हैं। गांव के डॉक्टर ओलझाओ, सिर दर्द और बुखार का इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बीमारियों के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करना होगा ताकि माँ को शहर के अस्पताल में जांच के लिए ले जा सकूं, ताकि सही बीमारी का सही इलाज हो सके। इंस्टेंट नूडल्स तो बहुत सारे हैं, पर माँ पापा आप सिर्फ यही मत खाना, मोटा अनाज भी खाना जरूरी है। ऐसा कहते हुए मैंने अपनी पीठ से 10 किलो से ज्यादा मोती जैसे चावल और सफेद आटा नीचे रखा। उस जमाने में मक्के का आटा भी बहुत कीमती चीज हुआ करता था। चावल और गेहूं के आटे की तो बात ही छोड़ दो। ओलसू ने आंखें फाड़कर कहा, क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ये सब भी दे दिया? रास्ते में मैंने पहले से ही एक बहाना सोच लिया था। मैंने कहा, पिताजी पहले इस बारे में बात नहीं करते। आज मैं वापस आया हूँ क्योंकि एक काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। ओलसू ने शक से पूछा। कुछ दिन पहले एक लड़की दुकान से कुछ सामान उठा रही थी और मैंने उसे पकड़ लिया। वो लड़की काफी सुंदर है, क्या आप मेरे लिए उसका हाथ मांगने जा सकते हैं? ओलसू और माँ एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर बहुत खुश होकर बोले, हाँ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन ये लड़की किस परिवार की है? गांव के उत्तर में झांग तुओजी के घर की। ओलसू फिर से चौंक गए और बोले, तुमने क्या कहा? झांग तुओजी के घर की ही क्यों? मैं अच्छी तरह जानता था कि दोनों परिवारों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे इसकी असली वजह नहीं पता थी। पर मेरे माता पिता से शादी का प्रस्ताव भेजने के पीछे एक गहरा मकसद था। बस अभी मैं सब कुछ साफ साफ नहीं बता सकता, वरना आप दोनों चिंता करेंगे। पिताजी को परेशान देखकर मैंने जानने की कोशिश की, पिताजी क्या हुआ? क्या यह नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कि यह हो नहीं सकता, असल बात तो झांग तुओजी की है। वो एक पल के लिए रुके, उनकी आंखों में अफसोस की एक झलक थी, फिर बोले, मैंने भी झांग तुओजी की बेटी को देखा है, वो एक अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। अगर तुम सच में उससे शादी कर सको तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब मैंने और पूछा तो ओलसू ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। ये बात तब की है जब हम पहाड़ में शिकार करने गए थे। उस समय हमें एक बाघ मिला था जो बहुत चालाक था। अगर मैंने झांग तुओजी की बात मानी होती तो हम उसे मार सकते थे, पर मैं डरकर पीछे हट गया और उसे अपनी आंखों के सामने से भागने दिया। बाद में वही बाघ झांग तुओजी के घर में घुस गया।
और उसकी पत्नी को जख्मी कर दिया। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो ये बात थी। पिताजी के उस दिन डर जाने की वजह से ही बाद में ये दुखद घटना हुई। मैं इस शादी के प्रस्ताव के जरिए उनकी दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ। झांग तुओजी के घर जाते हुए रास्ते में ओल सू मुझसे भी ज्यादा घबराए हुए थे। कुछ ही देर में हम झांग तुओजी के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। झांग वानरू जमीन पर झाड़ू लगा रही थी। हमें देखकर वो साफ तौर पर चौंक गई और बोली, शेंग अंकल, आप यहाँ कैसे? ओल सू मुस्कुराते हुए अंदर चले गए और कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? आजकल वो कैसे हैं? उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि घर के अंदर से झांग तुओजी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई, बेटी, उन्हें दरवाजे पर ही रोको, उन्हें अंदर मत आने देना। झांग वानरू भी जल्दी से आगे आ गई और शर्मिंदगी के साथ हमारा रास्ता रोक लिया। मैं झांग वानरू के पास से निकलकर सीधा घर के अंदर चला गया और मुस्कुराते हुए कहा, झांग अंकल, मैं अंदर आ रहा हूँ, आप मुझे भी बाहर तो नहीं निकालेंगे? घर के अंदर जाने पर झांग तुओजी ने गुस्से से कहा, लड़के, तुम अपने बाप के साथ यहाँ क्या करने आए हो? मेरे घर में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। मैंने बेशर्मी से इंस्टेंट नूडल्स और बिस्कुट मेज पर रखे और झांग तुओजी के सामने सरका दिए। झांग अंकल, पुरानी पीढ़ी की दुश्मनी आप लोग आपस में सुलझाइए, उसका असर हम छोटों पर मत पड़ने दीजिए। सच कहूँ तो आज मैं अपने पिताजी को शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अगर आप राजी हैं तो कुछ साल बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। उससे पहले मैं घर की देखभाल करूँगा और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और अगर तब भी वो मुझ जैसे किसान को पसंद करेगी तो हम शादी करके बच्चे पैदा करेंगे और मिलकर आप दोनों की सेवा करेंगे। और अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगी तो समझ लीजिएगा कि यह बात कभी हुई ही नहीं। झांग तुओजी हैरान रह गए। दरवाजे के बाहर खड़ी झांग वानरू और ओल सू भी दंग रह गए। काफी देर की खामोशी के बाद आखिरकार उन्होंने मुंह खोला, मॉडल सू, मेरे लिए अंदर आओ। बूढ़े सू कुछ सामान लेकर अंदर आए। दो पुराने दोस्त जिन्होंने सालों से बात नहीं की थी फिर से मिले। दोनों की आंखें नम हो गईं। बूढ़े झांग बिस्तर से उतरे और झांग वानरू को आदेश दिया, खड़ी क्या हो, जाकर चाय बनाओ। झांग वानरू के चेहरे से उदासी गायब हो गई। वो जानती थी कि उसके पिता मान गए हैं। असल में जब उसका टीचर ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला हुआ था तभी उसने स्कूल जाने का विचार छोड़ दिया था। घर गरीब था और उसके पिता बीमार थे और जहाँ तक सू चेंग के उसे पढ़ाने की बात थी उसने उसे बस एक मजाक ही समझा था। भाई, मुझे ये शादी मंजूर है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बूढ़े सू ने राहत की सांस ली और छाती ठोककर हामी भर दी। बूढ़े झांग कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर होकर बोले, भाई, वो पहाड़ से नीचे आ गया है। बूढ़े सू की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो उठकर बूढ़े झांग के पास गए और बोले, जब वो आ ही गया है तो हम दोनों भाई अब अपनी जान की बाजी लगा देंगे। झांग वानरू ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, कौन नीचे आ गया है? वही जिसे मैं और तुम्हारे पिता उस साल मार नहीं पाए थे। मैंने उसे कुछ दिन पहले ही देख लिया था पर किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर मुझे अचानक उस रात झांग वानरू को घर छोड़ने वाली घटना याद आ गई और मैं बोला, एक मिनट, आप लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसके सिर पर एक बड़ा सा घाव है? अरे लड़के, तुम्हें कैसे पता? मैंने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और उस रात बाघ से हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया। बूढ़े झांग ने झांग वानरू की तरफ मुड़कर देखा और कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? झांग वानरू ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे डर था कि आप चिंता करेंगे। बूढ़े झांग ने आह भरी और जब बात खुल ही गई तो सीधे सीधे कहा, सू भाई, मुझे कठोर मत समझना। अगर इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो भले ही मेरी बेटी की शादी हो जाए, यह एक मुसीबत ही रहेगी। यह मुसीबत उस साल मैंने ही खड़ी की थी। इस बार इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता था कि मैं पिताजी को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था। इतनी रोमांचक चीज में मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? मैंने तुरंत सोचा और हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर आप लोगों को जाना है तो जाइए, लेकिन रात में मैं आपके घर रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता। बूढ़े झांग ने सोचा, बात तो सही है, और बोले, तो फिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? बूढ़े सू ने कहा, मेरी छोटी सी दुकान पर चले जाओ, वो गाँव के बीच में है। वो गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़े झांग ने सिर हिलाया और कहा, ये भी ठीक है, लेकिन झांग वानरू इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके पिता अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे थे, वो आगे कैसे जिएगी? अपनी बेटी को रोता देख बूढ़े झांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात मानो, चुपचाप सू चेंग के साथ चली जाओ। अगर वो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो पंचायत के मुखिया के पास जाना, वो उसे गोली मरवा देंगे। फैसला हो जाने पर मैं झांग वानरू को खींचकर पहले निकल गया, लेकिन झांग वानरू को अब पूरा यकीन हो गया था। पहले तो उसे लगा था कि सू चेंग एक अच्छा इंसान है, पर अब लग रहा था कि वो एकदम पत्थर दिल है। बूढ़े सू भी थोड़े निराश थे। दूसरे की बेटी को कम से कम रोना तो आ रहा है, और अपना ये बदमाश बेटा लड़की को खींचकर बस भाग रहा है।
सच में बीवी मिली नहीं कि बाप को भूल गया। बूढ़े झांग ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। फिर वो मुड़े और अलमारी से अपनी शिकार वाली बंदूक निकाली जो सालों से वहीं पड़ी थी और उसे साफ किया। जब वादा कर ही लिया था तो अब पीछे नहीं हट सकते थे। दूसरी तरफ मैं रोती बिलखती झांग वानरों को लेकर काफी दूर तक चला, फिर रुका और मुड़कर कहा, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। झांग वानरों ने मेरे कंधे पर मुक्के मारते हुए कहा, तुम पत्थर दिल हो, तुम इंसान भी हो। मेरे पिता और तुम्हारे पिता अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे हैं और तुम्हें उन्हें रोकना भी नहीं आता। असल में मेरे पास पहले से ही एक योजना थी। अगर मैं उनके सामने कहता कि मैं भी जा रहा हूँ तो वे लोग कभी नहीं मानते। अभी मैं तुम्हें दुकान की देखरेख के लिए ले जा रहा हूँ। मैं और हमारे पिता मिलकर उसे पकड़ने जाएंगे। रात को घर लौटकर हम बाघ का गोश्त खाएंगे। झांग वानरों का मुंह आधा खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। क्या तुम्हारे पास सच में इससे निपटने का कोई तरीका है? मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। तुम भूल गई, उस रात उसने मुझे देखा और दुम दबाकर भाग गया था। इससे क्या साबित होता है? झांग वानरू जानती थी कि मैं डींगे हाँक रहा हूँ। उस रात अगर टॉर्च न होती तो शायद हम कब के मारे जा चुके होते। लेकिन मेरे बेफिक्र चेहरे को देखकर उसे लगा कि इस आदमी के पास कोई न कोई तरीका जरूर है। वह धीरे से बोली, ठीक है, एक बार तुम पर भरोसा करती हूँ। रास्ते में गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा तो मैं हंसकर बोला कि मैं अपने पिता और झांग तुओजी के साथ बाघ का शिकार करने जा रहा हूँ। गांव वाले इसे सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन जब मैं शिकारी बंदूक और तीर कमान लेकर छोटी दुकान से पीछे वाले पहाड़ की ओर बढ़ा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। आधे घंटे से भी कम समय में मैं जंगल के किनारे पहुंचे अपने पिता और झांग तुओजी के पास पहुंच गया। मुझे आता देख दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। सु गुस्से से आग बबूला होकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी और तुम्हारे चाचा झांग की बातें तुमने पूरी तरह अनसुनी कर दी। मैंने लापरवाही से कहा, पिताजी अब कुछ मत कहिए। जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ शिकार पर जरूर जाऊंगा। सु ने अपनी मुठियां भींच ली। वो अच्छी तरह जानते थे कि शिकार करना कितना खतरनाक है। उनकी उम्र हो चली थी, इसलिए उन्हें अपनी परवाह नहीं थी। लेकिन अगर बेटे को कुछ हो गया तो अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे? वो जितना सोचते उतना ही डर जाते और मुझे वापस भेजने ही वाले थे कि मैंने उनकी बात काट दी। पिताजी मुझे भेजने की जल्दी मत कीजिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने बाघ का शिकार करने का क्या तरीका सोचा है? सु एक पल के लिए चौंक गए, फिर सहज भाव से कहा, और क्या तरीका हो सकता है? शिकारी बंदूक और तीर कमान। मैंने सिर हिलाया और अपने साथ लाई तेज रोशनी वाली टॉर्च निकाली। सु ने पूछा, यह क्या है? मैंने टॉर्च जलाई। हालांकि दिन का समय था, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी हरे पत्ते पल भर में आंखों को चुभने वाली सफेदी में बदल गए। सु ने तुरंत अपनी आंखें ढंक ली और हैरान होकर कहा, अरे लड़के, ये चीज कहीं वो तो नहीं? ये सोचकर कि मुझे इसे राज रखना है उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने सिर हिलाकर कहा, पिछली बार जब मेरा और वानरों का सामना बाघ से हुआ था तो इसी चीज से उसे डराकर भगाया था। बस इसे बाघ की आंखों पर चमकाना है और वो पल भर में अंधा हो जाएगा। फिर हम आसानी से गोली चलाकर उसे मार सकते हैं। मुझे आत्मविश्वास से भरा देख सु ने अचानक कहा, ठीक से सुनो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन हमारे पीछे ही रहना होगा, इधर उधर भागना नहीं। झांग तुओजी ने तुरंत मुड़कर कहा, सु तुम पागल हो गए हो क्या? सच में अपने बेटे को साथ ले जाने का इरादा है? सु ने आह भरते हुए कहा, बच्चा अब बड़ा हो गया है, वो शिकारियों का वंशज है। देर सबेर उसे बंदूक तो उठानी ही है। पिता को सहमत देखकर मेरी चिंता दूर हो गई। मैंने झांग तुओजी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा झांग जल्दी चलिए, अगर चला न जाए तो मैं आपको अपनी पीठ पर उठा लूंगा। झांग तुओजी ने चिढ़कर डांटा, लड़के जबान संभाल कर बात करो। इसने कहा कि मैं चल नहीं सकता। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते पहुंचते झांग तुओजी की सांस फूलने लगी थी। मैंने सिगरेट निकालकर उन्हें दी और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा झांग बैठकर थोड़ा आराम कर लीजिए। अब क्या आराम करना, इस जगह पर बैठ नहीं सकते, किसे पता जंगल में वो है या नहीं। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। तभी एक काली परछाई दिखाई दी जो एक पल में गायब हो गई। पलक झपकते ही वो नजरों से ओझल हो गई। मैंने तेजी से टॉर्च उठाकर उस परछाई की दिशा में रोशनी की। झांग तुओजी ने भौहें सिकोड़ी और रोशनी की दिशा में देखा और साथ ही अपनी शिकारी बंदूक निकाल ली। उसे हाथ में थामकर वो हर पल तैयार थे। मैं झांग तुओजी के साथ पीठ से पीठ सटाकर खड़ा हो गया। दूसरी दिशा पर नजर रखते हुए मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? मैंने गंभीरता से कहा, पिताजी, झांग चाचा। अभी अभी सामने से एक काली परछाई गुजरी और अचानक गायब हो गई। कुबड़े झांग ने धीमी आवाज में कहा, हम, लगता है वही है, कोई शक नहीं। मैं भी घबरा गया। हम खुले में हैं और वो अंधेरे में।
तुरंत मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। मैंने कहा, पिताजी, झांग चाचा, चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। बूढ़े सू और कुबड़े झांग चौंक गए। इस लड़के ने कहानियाँ कुछ ज्यादा ही सुन ली हैं क्या? गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन सच तो ये है, बाघ न केवल चढ़ सकते हैं बल्कि उनका तरीका भी बहुत माहिर होता है। लेकिन हालात नाजुक थे, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं था। मैं लगातार जोर देता रहा, पिताजी, आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? अगर विश्वास है तो झांग चाचा के साथ जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाइए, जितना ऊपर हो सके उतना अच्छा। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर में उन्होंने पहले पेड़ पर चढ़कर देखने का फैसला किया। 2 मिनट से भी कम समय में हम पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गए। इस समय हम जमीन से 10 मीटर से ज्यादा ऊपर थे। मैंने शिकार वाली बंदूक को एक टहनी पर टांग दिया और टॉर्च अपने सिर के ऊपर वाली टहनी पर बैठे पिताजी को देते हुए कहा, पिताजी, टॉर्च पकड़िए और मेरे लिए नीचे रोशनी कीजिए। बूढ़े सू ने उसे लेते हुए चिंता से कहा, तुम लड़के, मैं इस चीज को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, कहीं मुझे ही न मार देना। मैंने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, ये चीज किसी को मार ही नहीं सकती। बूढ़े सू ने आंखें फाड़कर नाराजगी से कहा, तो फिर पहाड़ के नीचे तुमने ये क्यों कहा था कि इससे किसी की जान जा सकती है? मैं मुस्कुराया, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे सजा बाद में देना। अभी यह बताओ, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि बाघ हमारा पीछा करते हुए यहाँ आएगा? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उस काली परछाई को फिर से देखा। बिजली की तरह जंगल से गुजरी। इस बार साफ दिख गया, वो सच में वही बाघ था। आ गया, वो सच में आ गया। झांग चाचा, सतर्क रहिए। कुबड़े झांग ने अपनी शिकार वाली बंदूक कसकर पकड़ ली। मैंने पिताजी की बंदूक भी अपने हाथ में ले ली। करीब 5 मिनट बाद आगे 20 मीटर की दूरी पर काली परछाई धीरे धीरे पास आने लगी, तेज टॉर्च की रोशनी में। आखिरकार हमने उस बड़े जानवर को देख ही लिया। बाघ की आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। वो पेड़ पर बैठे तीनों लोगों को घूर रहा था। कुबड़े झांग ने दांत भींचकर बंदूक उठाई और निशाना साधा। मैंने भी एक शिकार वाली बंदूक उठा रखी थी। उसके थोड़ा और पास आने का इंतजार कर रहा था ताकि गोली चला सकूं। जब बाघ बड़े पेड़ से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था, मेरी नजर अनजाने में बाघ के पीछे गई। मेरा दिल कांप उठा। नहीं, पीछे एक और काली परछाई है। मैं उन्हें बताने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि श्याओ शिवान। कुबड़े झांग का हाथ कांपा और गोली चल गई। बाघ चौंककर गुस्से से दहाड़ा और पलक झपकते ही पेड़ के तने पर चढ़ गया। वो हमारी तरफ आ रहा है। लानत है। मैंने बंदूक उठाई और गोली चला दी। बैंग! गोली सीधे बाघ को लगी, पर वो फिर भी दहाड़ता हुआ ऊपर चढ़ता रहा। वो मेरे पैर से सिर्फ आधा मीटर दूर था। बूढ़े सू और कुबड़े झांग ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ। नया खिलाड़ी पैकेज आ गया है। नया खिलाड़ी पैकेज आ गया है। कंपाउंड बो जोड़ कवच भेदी तीर। अगले ही पल मेरे हाथ में मौजूद टूटा फूटा बांस का धनुष अचानक हवा में गायब हो गया। उसकी जगह एक काले रंग के ठंडे कंपाउंड बो ने ले ली। नीचे उतरो, मैं चिल्लाया और कमान खींची। धनुष पूरे चांद की तरह तंग गया। तीर एक टूटते तारे की तरह निकला और सीधे बाघ को पीछे के पेड़ के तने पर जाकर जड़ दिया। धड़ाम! विशाल बाघ जमीन पर गिर पड़ा और दुनिया शांत हो गई। लाओ सू और झांग तुओजी की आंखें तो जैसे बाहर ही निकल आईं। तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। टॉर्च की रोशनी जंगल में और अंदर डाली। उस पल हम तीनों सन्न रह गए। 30 मीटर दूर एक और भी बड़ी बाघिन थी। वो हमें घूर रही थी। लाओ सू पेड़ की डाल पर ही निढाल हो गए। कांपती हुई आवाज में बोले, गए काम से। एक और कहां से आ गई? पिताजी, घबराइए मत। पर मैं मुस्कुराया। मेरे इतना कहते ही वो बाघिन चुपचाप अंधेरे में पीछे हट गई और गायब हो गई। दोनों बुजुर्ग 1 घंटे तक इंतजार करने की जिद पर अड़े रहे। कह रहे थे कि बहुत खतरा है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं भी एक डाल पर टिककर इंतजार करने लगा। तभी झांग तुओजी का ध्यान मेरे हाथ में मौजूद धनुष पर गया। बेटा, तुम्हारा ये धनुष पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा? जरा चाचा को देखने दो। मैं मना नहीं कर पाया और उसे आगे बढ़ा दिया। झांग तुओजी ने उसे लेकर जैसे ही खींचा, वो हैरान रह गए। अरे बाप रे, ये धनुष देखने में तो बड़ा खतरनाक है, पर इसे खींचने में जरा भी जोर क्यों नहीं लग रहा? लाओ सू ने भी उसे छीनकर आजमाया और शक से भरकर बोले, कुछ तो गड़बड़ है चेंगजी। पहाड़ पर चढ़ते वक्त तुम्हारी पीठ पर बांस का धनुष नहीं था क्या? ये जादू की तरह कैसे बदल गया? मैंने फौरन बात बदलते हुए कहा, पिताजी, आपको धोखा हुआ होगा। अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा। धनुष को छोड़िए, जल्दी से नीचे उतरते हैं। आज रात हम गोश्त खाएंगे। इतना कहकर मैं फौरन पेड़ से नीचे उतर गया और जमीन पर पड़े मरे हुए बाघ को पलटा। ये इतना बड़ा है, हम दोनों इसे नहीं उठा पाएंगे। एक हाथ ठेला लाना पड़ेगा। पिताजी, झांग चाचा, आप दोनों यहीं रुकिए। मैं गांव जाकर इसे उठाने के लिए लोगों को बुलाकर लाता हूँ और साथ ही वानरू को भी अपना शिकार दिखाने के लिए ले आऊंगा। तुम फिर से मुसीबत मोल लेने जा रहे हो?
वो सुदेवान बुढ़ा तुम पर नजर रखे हुए है, कोई पंगा मत लेना। मैं मुस्कुराया और गांव के रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसी वक्त गांव के मुहाने पर बने अनाज के गोदाम के पास सुमिंग एक प्लास्टिक की बाल्टी उठाए हुए था। वो दबे पांव गोदाम की पिछली दीवार तक पहुंचा। उसने अपनी चाबी निकाली। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीग रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, सुमिंग, आधी रात को तेल की बाल्टी लेकर क्या कर रहे हो? सुमिंग का हाथ कांप गया और बाल्टी का मिट्टी का तेल जमीन पर फैल गया। एक तीखी गंध फौरन चारों तरफ फैल गई। सुईर माजी टॉर्च जलाते हुए परछाई से बाहर निकला। अरे, मिट्टी का तेल, ये तो बड़ी काम की चीज है। हमारे गांव का ये गोदाम हम सबकी जान है। तुम ये क्या करने वाले हो? सुमिंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने शांत रहने का नाटक करते हुए कहा, एर चाचा, धीरे बोलिए, मैं तो बस सुरक्षा जांचने आया था। सुईर माजी ने जानबूझकर अपनी आवाज तेज कर ली। तुम गोदाम जलाना चाहते हो? सुमिंग ने दांत पीसे। उसने अपनी जेब से एक कड़कड़ाता हुआ बड़ा नोट निकाला और सुईर माजी की आंखों के सामने लहराया। 10 युआन। उस जमाने में जब महीने भर के काम के पॉइंट से कुछ ही पैसे मिलते थे, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। एर चाचा, बस इस आग को लगाने में मेरी मदद कर दो और ये पैसे तुम्हारे। भविष्य में गांव के उप प्रमुख का पद भी तुम्हारा ही होगा। गोदाम तो पहले से ही खाली है, आग लगने से सारे सबूत मिट जाएंगे और हम इसका इल्जाम उस लड़के पर भी डाल सकते हैं। सुईर माजी की आंखों में पल भर के लिए लालच चमका, लेकिन फिर फौरन ही उसकी आंखों में समझदारी लौट आई। उसने हाँ कहने का नाटक किया और पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हे, ठीक है। जिस पल सुमिंग ने अपनी सावधानी छोड़ी, सुईर माजी का चेहरा अचानक बदल गया। खटाक, एक जोरदार तमाचा सुमिंग के गाल पर पड़ा। उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। सुईर माजी तो किताब के पन्ने से भी ज्यादा तेजी से बदल गया था। उसने सुमिंग का कॉलर पकड़ लिया। अरे कोई है, सुमिंग गोदाम जलाने वाला है। सब लोग जल्दी बाहर आओ। चारों तरफ के दरवाजे चरचरा रहे हैं। टॉर्च की रोशनियां एक जगह जमा हो रही थी। भीड़ में हलचल मच गई और चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सुमिंग ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, सुआ माजी आग लगाना चाहता है। वो हमारा जान बचाने वाला अनाज जलाना चाहता है ताकि सब लोग सू चेंग की छोटी दुकान से सामान खरीदे। सुआ माजी गुस्से से आग बबूला हो गया और हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पहुंचे कबीले के बुजुर्ग सू चिंगशान ने उसे रोकते हुए चिल्लाकर कहा, सब रुक जाओ। सू चिंगशान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। सुमिंग, तुम कहते हो कि गोदाम में अनाज है, तो फिर दरवाजा खोलो और सबको देखने दो। अगर सच में अनाज हुआ तो मैं खुद कम्यून जाकर अमाजी को बांधकर अधिकारियों के हवाले कर दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो सुदेवान को भी मुखिया के पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ में से कोई चिल्लाया, मुखिया को हटाओ। सुमिंग वहीं खड़ा रहा। उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया था। गोदाम में चावल का एक दाना तक नहीं है। वो जानता था एक बार गोदाम का दरवाजा खुल गया तो सुदेवान के इन सालों में सरकारी अनाज के गबन और उसे बेचने की सारी बातें सामने आ जाएंगी। दूर पहाड़ी रास्ते पर मैं और मेरे पिता बाग की टांग उठाए जा रहे थे। गोदाम की दिशा में लोगों की भीड़ को हिलते डुलते देख रहा था। पापा, लगता है वहाँ कुछ हो गया है। सुदेवान और उसके बेटों ने अपनी चाल चल दी, लेकिन वे पकड़े गए। पकड़े गए? किसकी इतनी हिम्मत हुई? मैं मुस्कुराते हुए बोला, दूसरे चाचा के अलावा और कौन हो सकता है। चलो पहले इस बाग को वापस ले चलते हैं। आज रात दावत करेंगे और कल देखेंगे कि वे इस मामले को कैसे सुलझाते हैं। मेरे पिता ने आह भरते हुए कहा, सुदेवान ने यह मुसीबत खुद मोल ली है। एक अच्छा मुखिया बनने के बजाय उसे उस थोड़े से अनाज का लालच करना ही था। अब देखो, वो खुद को ही मुसीबत में डालने जा रहा है। मैंने अपने पिता के कंधे पर थपकी दी। मुंह से तो मैं कह रहा था कि मैं उस हंगामे में शामिल नहीं होऊंगा, पर मेरे मन में सब कुछ आईने की तरह साफ था। सुदेवान और उसके बेटों की इस बार गोदाम जलाने की कोशिश नाकाम रही। वे लोग जरूर मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। सुआ माजी की उन्हें पकड़ने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि उसे शायद याद था कि हमारी दुकान ने उसकी मदद की थी। अगर मैं पीछे छिपकर तमाशा देखता रहा तो क्या मैं इंसान कहलाऊंगा? अपना मन बनाकर मैंने एक ठेला उधार लिया और उस 1000 जिन वजनी बाग को अच्छी तरह से बांध दिया। मैंने लगाम अपने पिता और झांग तुओजी को थमा दी और खुद दौड़ पड़ा। मैं तेजी से गांव के मुहाने पर बने गोदाम की ओर भागा। जब मैं गोदाम के सामने पहुंचा तो माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था। सुदेवान अपने दूसरे बेटे सुवू के साथ अभी अभी पहुंचा था। उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा सुमेंग गोदाम के दरवाजे पर गांव वालों से घिरा हुआ है। उसका दिल तो दहल गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती का संयम दिखाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? जब तक ऊपर से अधिकारी आदेश न दे, गोदाम के ताले को छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये कानून के खिलाफ है। सुमिंग की आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। पापा, सुआ माजी हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है।
वो कह रहा है कि आपने हमारे गांव का सारा अनाज गोदाम से खाली कर दिया है। ये सुनकर सुदेवान ने गुस्से में अपने दांत पीसे। वो जानता था कि इस वक्त वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। अगर गांव वालों के दबाव में आकर उसने गोदाम खोल दिया तो अंदर के खालीपन का राज पूरी तरह से खुल जाएगा। उस वक्त मुखिया बने रहना तो दूर की बात है, शायद जेल की चक्की भी पीसनी पड़ जाएगी। ये सोचकर सुदेवान की नसें तंग गईं। उसने सुआ माजी का कॉलर पकड़कर कहा, इसने मेरे बेटे को मारा है, यही गांव का नियम है। आसपास के गांव वाले सर्दियों के झींगुरों की तरह चुप थे, किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक जब सुआ माजी को काल कोठरी में घसीटा जा रहा था, एक हाथ ने सुदेवान के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। मुखिया जी, गांव के नियम बड़े हैं या देश का कानून? आपका ये निजी तौर पर कानून लागू करना अगर कम्यून के अधिकारियों ने देख लिया तो ये तानाशाही का तमगा क्या आप संभाल पाएंगे? सुदेवान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसका हाथ जोर से कांप गया। अब यह एक नया समाज है, यहाँ सब बराबर हैं। अगर इंसाफ चाहिए तो पूरे गांव के लोगों के सामने हिसाब किताब साफ साफ करना होगा, वरना आज रात मैं कम्यून जाकर अधिकारियों को इस गोदाम की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से रिपोर्ट करूंगा। अनाज का गोदाम शब्द सुनते ही सुदेवान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो वहीं जम गया। वो मेरी बातों का छिपा हुआ मतलब समझ गया था। एक बार अनाज का गोदाम खुल गया और खाली गोदाम का सच सामने आ गया तो ये सिर्फ पद से हटाए जाने का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह कर्तव्य की उपेक्षा और शायद उससे भी ज्यादा गंभीर जिम्मेदारी का मामला बन जाएगा। पलक झपकते ही इस पुराने खिलाड़ी ने अपने फायदे का सबसे अच्छा फैसला किया। उसने ठंडी आह भरी और सुएरमाजी को जोर से जमीन पर धक्का देकर कहा, समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं आगे बढ़ा और सुएरमाजी को उठाते हुए कहा, माजी चाचा डरो मत, मैं हूं ना। सुएरमाजी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। चेंग बेटा, ये लोग तो तुम्हें जान से मार डालना चाहते हैं। अभी सुमेंग तेल का कनस्तर लेकर अनाज के गोदाम में आग लगाना चाहता था। वो आग लगाकर सारा इल्जाम तुम्हारे सर मढ़ना चाहता था। वो हाँफते हुए सुमेंग की तरफ इशारा करके बोला, उसने सब कुछ सोच रखा था। जब कम्यून से लोग आएंगे तो वो कहेगा कि तुमने दुकानदारी छीनने के लिए जानबूझकर आग लगाई। मैं शांत रहा और सुदेवान की ओर मुड़कर कहा, सरपंच जी, क्या आपको सबको एक सफाई नहीं देनी चाहिए? सुदेवान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन बाहर से वो सरपंच का रौब बनाए रखते हुए बोला, क्या इरमाजी की एक तरफा बात पर यकीन किया जा सकता है? मेरे बेटे ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। सुमेंग ने तुरंत आंसू पोंछते हुए छोटी दुकान से मिट्टी का तेल बेचने वाली बात दोहराई। मेरे होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई और मैंने कहा, मेरी दुकान में आने जाने वाले हर सामान का हिसाब है। पिछली बार सहकारी समिति से मिट्टी के तेल का एक बड़ा ड्रम आया था। खोलने के बाद उसे सिर्फ एक बार बेचा गया है और खरीदार तुम्हारा भाई सुवू है। इतना कहकर मैं गांव वालों की तरफ मुड़ा और गंभीर लहजे में कहा, लगता है यह मामला यहाँ नहीं सुलझेगा। क्यों न हम अभी कम्यून चले और अधिकारियों से इसका फैसला करवाएं। साथ ही उस मिट्टी के तेल के ड्रम का भी पता चल जाएगा। सुदेवान घबरा गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। वह बोला, बकवास, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए कम्यून को परेशान करना है? क्या मैं सरपंच यहाँ दिखाने के लिए हूँ? मैंने शांति से कहा, मैं तो बस अपने और माजी चाचा के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। जब बात अटकी हुई थी, सब रुक जाओ। ऐसी क्या बात है जो बैठकर सुलझाई नहीं जा सकती? ये शोर शराबा किस लिए? दरअसल बूढ़े सू और झांक कुबड़े ने अभी अभी बाग को ठिकाने लगाया ही था कि उनका दिल बेचैन हो उठा। वो जानता था कि सुदेवान की कम्यून में पहचान है और वो बहुत बेरहम है। उसे डर था कि उसका बेटा जवानी के जोश में कोई बड़ी मुसीबत मोल न ले ले। वह भागा भागा आया। वो तो अपने बेटे की तरफ से माफी मांगकर मामले को रफा दफा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अनाज के गोदाम के सामने पहुंचा, उसने देखा कि उसका बेटा सरपंच से आमने सामने बहस कर रहा है। बूढ़े सू के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। सुदेवान को बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब उसने बूढ़े सू को आते देखा तो उसे जैसे कोई सहारा मिल गया। उसने तुरंत निशाना बदलते हुए कहा, ओए बूढ़े सू, यही सिखाया है तुमने अपने होनहार बेटे को? इसकी आंखों में संगठन के लिए कोई इज्जत है या नहीं? गांव के नियम कानून का कोई लिहाज है? एक के बाद एक बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए। आसपास के गांव वाले कानाफूसी करने लगे और उनकी आंखों में उलझन दिखने लगी। इन तीखे सवालों की बौछार के सामने बूढ़े सू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बहुत देर तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं मुस्कुराते हुए आगे आया और अपने पिता के सामने खड़े होकर बोला, पिताजी, आप पहले घर जाकर गोश्त पकने रख दीजिए। सही आंच पर पकेगा तो स्वादिष्ट बनेगा। ये छोटी सी बात मैं संभाल लूंगा। सुमिंग ने आंखें घुमाई। ये गोश्त कहाँ से आया? कहीं ये कालाबाजारी से कमाया हुआ बेईमानी का पैसा तो नहीं है? खुद तो मजे से घी चुपड़ी खा रहा है और एरमाजी को अनाज का गोदाम जलाने के लिए उकसा रहा है। कितना काला दिल है इसका। ये बात सुनते ही कई गांव वालों की आंखों में शक की जगह गुस्सा भर गया।
मैंने सुमिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। सुमिंग, यहाँ सबको गुमराह करना बंद करो, सबको सच बताओ। अभी अभी मैं, मेरे पिताजी और अंकल झांग पीछे वाले पहाड़ पर थे। हमने मिलकर एक खूंखार बाघ को मार डाला जो कई सालों से गांव को परेशान कर रहा था। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर यह मेहनत का फल पाया है। कम्यून के इनाम के नियमों के अनुसार इस आफत को खत्म करने वाले हीरो को न सिर्फ इसका आनंद लेने का हक है, बल्कि टीम को उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए। क्या हुआ सुमिंग, तुम्हें जलन हो रही है, या फिर तुम चाहते ही नहीं थे कि हम इस बाघ को वापस लाएं, ताकि तुम आग लगाने का अपना जुर्म छिपा सको? ये सुनते ही पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। लाओ जियो, तुम्हारा बेटा डींग तो नहीं हाँक रहा? क्या वो बड़ी पहाड़ी बिल्ली सच में मारी गई? लाओ सू ने देखा कि अब ये बात छिपाई नहीं जा सकती, तो उन्होंने ईमानदारी से सिर हिलाकर कहा, किस्मत अच्छी थी, वो सामने आ गया और हम उसे मारने में कामयाब रहे। सू माजी की आंखें चमक उठी। बड़े भाई, क्या तुम मुझे एक बाघ का दांत दे सकते हो? मैं दिल खोलकर हंसा और बोला, थोड़ी देर में जब यह मामला सुलझ जाएगा तो तुम मेरे साथ चलना। तुम्हें बाघ का दांत तो दूंगा ही, साथ में चखने के लिए कुछ किलो मांस भी दूंगा। सबसे आसान तरीका है अनाज के गोदाम का दरवाजा खोलना। अगर अंदर अनाज हुआ तो मैं अंकल माजी को गोदाम जलाने के लिए उकसाने का जुर्म कबूल कर लूंगा। आप जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करें, लेकिन अगर अंदर अनाज नहीं हुआ तो आपको गांव के सभी लोगों को जवाब देना होगा। अभी पतझड़ की फसल में बहुत समय है। सब लोग जिंदा रहने के लिए इसी जान बचाने वाले अनाज पर निर्भर हैं। सुदेवान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो जानता था कि आज रात की यह मुसीबत टलने वाली नहीं है। गोदाम के खाली होने का सच अब और नहीं छिप सकता था। किसी और के द्वारा पर्दाफाश किए जाने से बेहतर है कि खुद ही सच मान लिया जाए। शायद इससे स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण पाया जा सकता है। एक गहरी सांस लेकर सुदेवान ने भारी आवाज में कहा, गांव वालों, बात जब यहाँ तक आ ही गई है तो मैं अब आप लोगों से कुछ नहीं छिपाऊंगा। गोदाम में सच में अनाज नहीं है। सू किंगशान और बाकी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे और सुदेवान को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर पूछा, मुखिया जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सुदेवान ने देखा कि गांव वाले तुरंत भड़के नहीं, तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने कहा, आग लगाने की बात को अभी छोड़ देते हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि गोदाम खाली है। आप सब चिंता न करें, 3 दिन के अंदर मैं जरूर कोई तरीका निकालकर कम्यून से अनाज भिजवा दूंगा। 3 दिन? क्या तुम गारंटी दे सकते हो? सुदेवान ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अगर 3 दिन में अनाज नहीं आया तो तुम लोग सीधे कम्यून जाकर मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना और कहना कि नेता मुझे मौत की सजा दे दे। मैं पास में खड़ा ये सब साफ साफ सुन रहा था और मन ही मन हंसा। ये बूढ़ी लोमड़ी क्या खूब चाल चल रही है। 3 दिन का झूठा वादा करके हालात को काबू में करना चाहता है, ताकि सबूत मिटाने या किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए समय मिल सके। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर इस समय मैंने उस पर ज्यादा दबाव डाला और कहीं वो बौखला गया तो यह मेरे पिताजी और गांव वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। जब वो नाटक करना ही चाहता है तो मैं भी उसके साथ आखिर तक यह नाटक करूंगा। मेरे मन में शक था, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा, तो ठीक है, हम इस बार आप पर भरोसा करते हैं। 3 दिन बाद अगर गोदाम में अनाज आ गया तो हम सब बहुत खुश होंगे, और अगर नहीं आया तो उस समय हम गांव के सभी लोग मिलकर नेताओं के पास जाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। गांव वालों, सब लोग ध्यान से सुनो। 3 दिन का समय, यह आखिरी मोहलत है। 3 दिन बाद अगर अनाज नहीं दिखा तो हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। उस वक्त यह मत कहना कि हमने कोई लिहाज नहीं किया। चेंग जाई सही कह रहा है। ये हिसाब पूरा गांव अपने दिल में याद रखेगा। कोई भी इससे बचकर निकलने की कोशिश न करे। किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तो फिर आग लगाने वाली बात का क्या हुआ? सू किंगशान ने ठंडी सांस भरकर कहा, गोदाम तो खाली है, आग किसने लगाई? क्या तुम्हारे मन में कोई अंदाजा नहीं है? साधु भाग सकता है, मंदिर नहीं। रुको, नए और पुराने हिसाब एक साथ चुकाऊंगा। इन बातों से सू डेकवान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो अपना गुस्सा पीकर रह गया। भीड़ के छटने के बाद बूढ़े सू ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सिगरेट दी, लेकिन सू डेकवान ने उसे बेरुखी से झटक दिया। वो अपने 2 बेटों के साथ गुस्से में चला गया। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। सू डेकवान की आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी। उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, तुम लोग इस मामले से दूर रहो। कल मैं कम्यून जाऊंगा। तुम्हें इस गड्ढे को भरने में मेरी मदद करनी होगी, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपने पिता और सुएर माजी के साथ छोटी दुकान से सिगरेट, शराब और स्नैक्स लेकर जा रहा था। खुशी खुशी घर की ओर चलते हुए जैसे ही मैंने आंगन के गेट में कदम रखा, झांग वानरू मुझसे मिलने आए। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। उसने बेसब्री से पूछा, कैसा रहा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने सीना चौड़ा किया। मैंने जानबूझकर एक सुकून भरा अंदाज अपनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी हालत देखो, क्या हम मुसीबत में फंसे लोगों जैसे लगते हैं?
देखो, सारा जीता हुआ माल पिछवाड़े में है। झांग वानरू हैरानी और खुशी से भर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, सच में मिल गया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, वरना हम इतनी सलामती से वापस कैसे आ पाते? झांग वानरू के गाल लाल हो गए, लेकिन वो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके पीछे सुएर माजी सामान उठाए हुए था। वो छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं कहता हूँ बड़े भाई, तुम दोनों की ये आंख में चौली। शादी कब कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम लोग पहले से ही एक परिवार हो, है ना? वे कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे। माहौल खुशनुमा था। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, दूर से एक दिलकश आवाज सुनाई दी। यहाँ कोई जश्न मन रहा है क्या? इतनी रौनक। सबने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि बूढ़े झाओ के हाथ में एक मोटा जंगली तीतर है। वो खुशी खुशी आगे आया। बूढ़े सू ने उत्सुकता से पूछा, बूढ़े झाओ, इतनी रात को ये जंगली तीतर कहाँ से मिला? बूढ़े झाओ ने तीतर को हिलाया और उदारता से कहा, सुबह किस्मत अच्छी थी, फंदे में फंस गया। मैं अकेला पूरा नहीं खा सकता, तो सोचा सबके लिए एक और पकवान हो जाएगा। तो बस यहाँ की रौनक में शामिल होने चला आया। मैंने फौरन हाँ कह दी। हालांकि बूढ़ा झाओ एक झोलाछाप डॉक्टर था और उसकी डॉक्टरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गांव में वो बहुत लोकप्रिय था। उसने माँ का इलाज करने के लिए भी कभी कोई फीस नहीं ली थी। बूढ़े झाओ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, वैसे तुम्हारी पत्नी की बीमारी में कुछ सुधार हुआ है? अपनी पत्नी की बीमारी का जिक्र आने पर बूढ़े सू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी दी हुई जड़ी बूटियों से थोड़ी बेहतर है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मैंने बहुत पहले ही कहा था। भाभी की इस बीमारी के लिए शहर के बड़े अस्पताल में पूरी जांच करवानी होगी। मेरा जो हुनर है उससे सिरदर्द बुखार का इलाज तो हो जाता है, लेकिन ऐसी बड़ी बीमारी का मैं ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन आज रात के बाद मैं एक बार फिर उनकी नब्ज देख सकता हूँ। चाचा झाओ, हम भी बड़े अस्पताल जाना चाहते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है। छोटी दुकान अभी शुरू ही हुई है, मुनाफा बहुत कम है। शहर जाने में ही 1800 युआन लग जाएंगे। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बूढ़े झाओ ने भी आह भरते हुए कहा, हाँ, इस जमाने में इलाज कराना बहुत मुश्किल है। कुछ ही देर में वे लोग घर पहुँच गए। दरवाजे में घुसते ही गोश्त की तेज खुशबू नाक में आई। ठीक उसी समय सिस्टम की सूचना की आवाज गूंजी। सिस्टम की सूचना, सिस्टम के स्टोर में रिसाइकल किया जा सकता है, हमेशा ताज़ा रहेगा, बेचने के लिए उपलब्ध है। मेरा दिल खुशी से भर गया। इसने मेरी मुश्किल को हल कर दिया था। सुबह के समय पेट भरकर खाने पीने के बाद बूढ़ा झाओ और बाकी लोग एक एक करके अपने घर के लिए विदा हुए। जब झांग तुओजी और झांग वानरू जा रहे थे, तो बूढ़े सू ने खास तौर पर उनके लिए गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा काटकर उन्हें ले जाने के लिए दिया। घर पर हम सिर्फ 3 लोग थे। मैंने माँ की बीमारी की बात उठाई। ये कुछ दिन की भागदौड़ खत्म हो जाए तो मैं माँ को शहर ले जाने के लिए पैसे जमा करूंगा। मैं वादा करता हूँ, ये पैसा बिल्कुल ईमानदारी का होगा। बूढ़े सू ने हंसते हुए डांटा और अपना हाथ उठाया। ठीक है, पैसे की बात बाद में करेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में उयन एनएचयू को स्कूल भेजने का सोच रहे हो? पिताजी, उयन एनएचयू ने टीचर्स कॉलेज की परीक्षा पास कर ली है। भविष्य में वह एक टीचर बनेगी। अगर मैं अभी उससे शादी कर लूंगा तो क्या मैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दूंगा? उसके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बेटा चेंग, माँ नासमझ नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे स्कूल जाने दोगे तो कुछ सालों में वो एक कॉलेज स्टूडेंट बन जाएगी और तुम तब भी एक किसान ही रहोगे उस समय। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे अपनी समझ पर भरोसा है। और फिर कुछ सालों में नीतियाँ भी बेहतर हो जाएंगी। पैसे कमाने के बहुत सारे मौके होंगे। मैं अपने परिवार को हमेशा गरीब नहीं रहने दूंगा। बूढ़े सू कुछ देर तक अपने बेटे को घूरते रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े और बोले, शाबाश बेटे, तुम में बिल्कुल मेरे पुराने दिनों वाली बात है। ठीक है, इस काम में पिताजी तुम्हारा साथ देंगे। एक असली मर्द में ऐसी जिम्मेदारी होनी ही चाहिए। तुम बाप बेटे भी ना बस जिद करना जानते हो। मैं तो पोते का मुंह देखना चाहती थी। अब तो लगता है कोई उम्मीद नहीं है। ये देखकर कि माता पिता अब विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं वो कुछ कीमती खास चीजें लेकर जल्दी से छोटी दुकान पर वापस गया। दुकान का दरवाजा ठीक से बंद करके मैंने वो सामान मेज पर रख दिया। मैंने मन में दोहराया, सिस्टम रिकवरी प्रक्रिया शुरू करो। एक रोशनी चमकी। मेज पर रखा सामान पलक झपकते ही गायब हो गया। मेरी चेतना सिस्टम की दुनिया में चली गई। मैंने देखा कि मॉल की शेल्फ पर 2 नई चीजें आ गई हैं। उनकी कीमत आंखों के सामने तेजी से बढ़ रही थी। लगता है सिस्टम में इस चीज की बहुत मांग है। अभी बेचने की जल्दी नहीं है, कीमत को और बढ़ने देते हैं। सिस्टम से बाहर आकर मैंने 1 कप नूडल्स बनाए। अभी 2 कौर ही खाए थे। तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरा बड़ा पीला कुत्ता कहीं दिख नहीं रहा है। मैं चिंता कर ही रहा था कि दरवाजे के बाहर से उसके भौंकने की जानी पहचानी आवाज आई। मैंने हंसते हुए दरवाजा खोला और मिट्टी से सने बड़े पीले कुत्ते का अंदर स्वागत किया।
उसे कुछ सॉसेज खिलाए। एक इंसान और एक कुत्ता, हम दोनों आग के पास बैठ गए। हमने एक गर्म रात बिताई। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। उस दिन सुबह सुबह दरवाजे पर जोर जोर से हुई दस्तक ने मुझे नींद से जगा दिया। चेंग, जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ी बात हो गई है। दरवाजे के बाहर से सुअरमाजी की घबराई हुई आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका चेहरा पूरा लाल था। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आवाज कांप रही थी। कम्यून से अनाज आया है, सच में आ गया है। डोंगफेक ट्रक अनाज के गोदाम के दरवाजे तक आ गया है। क्या? मेरा दिल जोर से धड़का और मेरी त्योरियां चढ़ गईं। बिल्कुल सच, और उनके साथ कम्यून के अधिकारी भी हैं। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया है। मेरे मन में गहरा शक पैदा हो गया। ये बूढ़ी लोमड़ी, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? चलो चलकर देखते हैं। मेरी आंखों में एक तेज चमक आई और मैंने पहले जाकर मामले की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अनाज के गोदाम के पास पहुंचकर देखा तो वहां लोगों का हुजूम था। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। अनाज से लदा एक डोंगफेक ट्रक बीच में खड़ा था। सुनहरे धान के दाने धूप में आंखों को चुभ रहे थे। गांव वालों, मैं सुदेवान अपनी बात का पक्का हूँ। मैंने कहा था कि 3 दिन के अंदर अनाज आ जाएगा और आज आ गया। गांव वाले उस जीवन रक्षक अनाज को देखकर खुशी से झूम उठे। कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए कि आंसू पोंछने लगे। सू छिंगशान ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, सरपंच जी, जब अनाज आ ही गया है तो इसे जल्दी से बांट दीजिए। सब लोग पतीले में कुछ पकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनाज बांटने की बात सुनी, सुदेवान के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दौड़ गई। उसने अपने दिल की घबराहट को दबाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? अनाज अभी अभी आया है और कम्यून के साथ कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी है। ऐसे कैसे? जब चाहा तब बांट दिया? कम से कम 2 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मैंने सुदेवान के चेहरे पर आए बदलाव को फौरन भांप लिया। मेरे दिल में शक और भी गहरा हो गया। अगर यह सच में अनाज है तो बांटने से डर क्यों लग रहा है? सरपंच साहब, क्या आप गांव के हालात से वाकिफ नहीं हैं? अगर 2 दिन और इंतजार किया और कहीं कुछ हो गया, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे? इन शब्दों ने गांव वालों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। भीड़ में फौरन हलचल मच गई। कुछ बुजुर्ग ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, हाँ बिल्कुल, हमें खाना चाहिए, अभी बांटो। जो भी हमें रोकेगा वो हमें जीने नहीं देना चाहता। अनाज बांटो। सुदेवान घबराहट के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने चुपके से अपने बगल में खड़े छोटे अधिकारी शिवची की तरफ देखा। शिवची परेशान दिख रहा था और उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। वो तो मुड़कर ड्राइवर की सीट पर जा बैठा, जैसे उसका इस मामले से कोई लेना देना ही न हो। सुदेवान ने दांत भींचकर हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाया, मेरे गांव वालों, मैं सुदेवान अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। 2 दिन इंतजार करना ही होगा। अगर किसी ने अभी हंगामा करने की हिम्मत की तो अनाज बढ़ते वक्त उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। सुअरमाजी सबसे पहले कूदकर बोला, हम 2 दिन इंतजार क्यों करें? तियानमिंग ने तो कहा था, और इंतजार किया तो लोग भूख से मर जाएंगे। असल में सुदेवान मन ही मन बहुत परेशान था। यह अनाज कम्यून से आया ही नहीं था, बल्कि यह उसने किसी से ऊंचे ब्याज पर उधार लिया था। ब्लैक घोस्ट इस इलाके के डाकुओं का सरदार था। उसके नीचे 70-80 आदमी काम करते थे। यहाँ तक कि कम्यून भी उसका कुछ नहीं कर पाती थी। सुदेवान ने घाटे को पूरा करने के लिए हिम्मत करके ब्लैक घोस्ट से 2000 किलो अनाज उधार लिया था। तय ये हुआ था कि 3 दिन बाद ब्लैक घोस्ट अपने आदमियों को लेकर उसे उठाने आएगा। ब्याज था हर दिन 1 गाय। अगर अभी अनाज बांट दिया तो 3 दिन बाद उसकी शामत आ जाएगी। ये सोचते ही सुदेवान ने गांव वालों को घूरते हुए कहा, एहसान फरामोशों के झुंड, मैंने तुम लोगों के लिए अनाज का इंतजाम किया और तुम लोग 2 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? अब किसी ने अनाज बांटने की बात की तो उसे 1 दाना भी नहीं मिलेगा। ये देखकर मैं समझ गया कि इस अनाज में जरूर कोई गड़बड़ है। सरपंच साहब, जब बांटना तो है ही, तो क्यों न आज ही सबके सामने इसे बांट दिया जाए। आप लोगों के पेट भरने की उम्मीद को ऐसे खत्म तो नहीं कर सकते, है ना? ये देखते ही कि गांव वाले अब हमला करने ही वाले हैं, ट्रक पर बैठा छोटा अधिकारी शिवची आखिरकार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो ट्रक से नीचे कूदा और अपनी कमर से बड़ी ब्लैक स्टार पिस्तौल निकाल ली। उसने हवा में एक गोली चलाई। गोली की आवाज से सब सन रह गए। शोर मचाती भीड़ पल भर में शांत हो गई। शिवची ने सख्त चेहरा बनाकर जोर से चिल्लाया, सब रुक जाओ। किसकी हिम्मत है अनाज लूटने की? ये सरकारी संपत्ति है। अभी तक इसे गोदाम में दर्ज नहीं किया गया है। अगर हिसाब नहीं मिला तो कौन जिम्मेदार होगा? गांव वाले बंदूक देखकर डर गए थे, एक दूसरे को देखने लगे और फिर हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। सुदेवान को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने एहसान भरी नजरों से शिवची की तरफ देखा। सुना तुम लोगों ने? बड़े साहब ने हुक्म दिया है, अब जिसने भी हंगामा किया वो सीधा कम्यून के खिलाफ जाएगा।
पर मैं जरा भी नहीं डरा। मैंने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, साहब शायद आप हालात नहीं समझ रहे हैं। हमारे गांव में हर घर का अनाज खत्म हो चुका है। अगर जल्दी कुछ खाया नहीं तो लोगों की जानें चली जाएंगी। आप कह रहे हैं कि इसे गोदाम में दर्ज करना है, रिपोर्ट करना है। तो फिर यह बताइए कि आखिर यह बटेगा कब? कोई पक्की तारीख बताइए। 3 दिन और इंतजार करो। जब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो अनाज अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। चेंगजी, जब साहब गारंटी दे रहे हैं तो चलो एक बार और भरोसा कर लेते हैं। 3 दिन तो 3 दिन सही। गांव वाले भले ही नहीं चाहते थे, लेकिन बेबस होकर उन्हें जाना ही पड़ा। सुदेवान ने एक लंबी राहत की सांस ली। उसका लटका हुआ दिल जैसे जमीन पर आ गया, लेकिन मेरी तरफ देखने वाली उसकी आंखों में जहर भरा था। तो मुझे याद रखना, मैंने ये हिसाब लिख लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मुड़ा और आराम से अपनी छोटी दुकान पर लौट आया। दोपहर के समय मैं बस इंस्टेंट नूडल्स खाने ही वाला था। तभी सुअरमाजी लोंग परिवार के 3 भाइयों लोंगशेंग, लोंगहाई और लोंगशान को लेकर दरवाजे पर आ गया। लोंग भाई आसपास के मशहूर निशानेबाज थे। वे साल भर गहरे पहाड़ों में रहते थे। बहुत कम ही पहाड़ से नीचे आते थे। सुअरमाजी हंसते हुए अंदर आया और बोला, चेंगजाई, तुम्हारे लिए काम लाया हूँ। क्या मुझे एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स नहीं खिलाओगे? लोंगशेंग ने शेल्फ पर रखे सामान को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, चेंगजी, तुम्हारी छोटी दुकान में तो काफी सामान है, सब खाने का है? मेरे दिल में एक ख्याल आया। लोंग भाई शिकार करने में माहिर है। अगर मैं उनसे दोस्ती कर लूं तो भविष्य में गहरे पहाड़ों में जाने पर एक सुरक्षा और बढ़ जाएगी। मैंने उत्साह से इंस्टेंट नूडल्स के कुछ कप निकाले और कहा, झाओ चाचा के लाए मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी कैसे हो सकती है? झाओ चाचा के लाए मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी कैसे हो सकती है? आज मैं सभी चाचाओं को अच्छा खाना खिलाऊंगा। जल्द ही इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू हवा में फैल गई। लोंगहाई ने खुशबू सूंघते हुए हैरानी से कहा, ये खुशबू बहुत बढ़िया है। इस एक कप के तो काफी पैसे लगते होंगे, है ना? बिल्कुल, यह एक कप 4-5 रुपये का है। तुम्हारे आधे साल के खर्चे के लिए काफी है। लोंगहाई ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, इतना महंगा? चेंगजी, तुम तो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, मैंने दिलेरी से हाथ हिलाते हुए कहा। हम सब एक ही टीम के हैं। पैसे की बात करने से रिश्ते खराब होते हैं। जितना चाहो उतना खाओ। जब वे खा रहे थे, सुहाईवान भी खुशबू से खिंचा चला आया। उसने बेशर्मी से एक कटोरी हथिया ली। खाने के दौरान लोंगशेंग ने अचानक अपनी आवाज धीमी की और कहा, चेंगजी, मुझे लगता है कि इस बार मुखिया के अनाज का जरिया ठीक नहीं है। मैंने अपना कांटा नीचे रखा और कहा, ओह लोंग चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोंगशेंग ने दरवाजे के बाहर सावधानी से देखा और फुसफुसाया, कल हम पहाड़ों में शिकार कर रहे थे। हमने सुवो को एक गाय के साथ हेगुइजाई की दिशा में जाते देखा। ये सुनकर मेरा दिमाग अचानक साफ हो गया। कोई ताज्जुब नहीं कि सुदेवान इतने कम समय में इतना सारा अनाज इकट्ठा कर पाया। तो पता चला कि उसने काले भूत से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया है और 3 दिन बाद अनाज इसलिए नहीं बांटा जाएगा क्योंकि उस दिन काला भूत अपने लोगों को लेकर अनाज वापस छीनने आएगा और साथ ही कुछ और गायें भी ले जाएगा। क्या खूब चाल है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की। इससे न केवल अनाज के गोदाम का घाटा पूरा हुआ, बल्कि काले भूत को मुफ्त में कुछ गायें भी मिल गई और वो खुद को भी साफ बचा सकता है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और मैंने कहा, लोंग चाचा, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। लगता है हमें मुखिया सू की मदद करनी पड़ेगी। मन में ठानकर मैंने तुरंत कार्रवाई की। कुछ गुप्त योजना बनाने के बाद मैंने कुछ दुर्लभ सामान निकाला और उसे लोंग भाइयों को थमा दिया। ये तुम लोग पहाड़ पर ले जाओ, देखो कि क्या तुम इन्हें दूसरे शिकारियों से कुछ पहाड़ी सामान के बदले बदल सकते हो। इसके अलावा ये इंस्टेंट नूडल्स के कुछ कप भी ले जाओ, इसे बयाना समझो। लोंग भाई तुरंत मान गए। ये सामान लेकर पहाड़ पर चले गए। उन्हें विदा करने के ठीक बाद कम्यून का कार्यकर्ता श्याओची घूमता हुआ छोटी दुकान में आया और बोला, यो बॉस सू, धंधा तो अच्छा चल रहा है। मेरे लिए कुछ जंगली मुर्गे, जंगली खरगोश या ऐसा ही कुछ जुगाड़ करो। जिले के नेताओं को इसकी जरूरत है। मेरे दिल में एक ख्याल आया, ये तो दौलत कमाने का एक रास्ता है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे एक सिगरेट दी और कहा, नेताजी आप चिंता न करें, पहाड़ी सामान के लिए मेरे पास जरिया है। लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। अनाज का ये जत्था क्या सच में सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव ने दिया है? श्याओची ने धुएं का एक छल्ला छोड़ा और गोलमोल जवाब दिया, सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव के अलावा ये और कहां से आ सकता है? तुम ज्यादा मत पूछो, कुछ बातों के बारे में ज्यादा जानना अच्छा नहीं होता। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। श्याओची को भेजने के बाद मैंने तुरंत अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ सुदेवान जितना सोचता उतना ही बेचैन हो जाता। ठंडे पसीने से उसकी कमीज भीग गई थी। उसने सब कुछ दांव पर लगाने और एक साथ दोहरी चाल चलने का फैसला किया।
एक तरफ उसने अपने भतीजे सुमेंग को वांग तियानबा को खोजने के लिए सप्लाई एजेंसी भेजा ताकि वो रातों रात अनाज वहां से हटा सके, और दूसरी तरफ उसने अपने बेटे सुबू को पहाड़ पर हे सानिए को सूचित करने के लिए भेजा। उनसे कहा कि वो समय से पहले पहाड़ से नीचे आकर अपना कर्ज वसूल ले। लेकिन किसे पता था कि सुमेंग घर से निकलकर ज्यादा दूर गया भी नहीं था कि अचानक वो अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगा। ये देखकर सु देवान के होश उड़ गए। वो बस दांत भींचकर खुद ही वांग तियानबा को खोजने के लिए निकल पड़ा। साथ ही वो सुवू पर लगातार पहाड़ पर जाकर मदद लाने के लिए जोर दे रहा था। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। जल्द ही गांव में अफवाहें फैलने लगी जैसे पंख लग गए हो और हर कोने में पहुंच गई हो। सुदेवान ने हे सानिए से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर अनाज खरीदा था। 3 दिन बाद गैंग अनाज लूटने आएगा और वो हमारे बैल भी ले जाएंगे। गुस्से की चिंगारी ने पल भर में पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। शाम होते होते दरवाजे के बाहर से बूढ़े झाव की घबराई हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। जल्दी उठो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सुदेवान ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है और उन सबके हाथों में हथियार हैं। मेरा चेहरा तमतमा गया और मैंने पूछा, वो करना क्या चाहता है? गांव पर हमला? बूढ़ा झाव बेचैनी से पैर पटकते हुए बोला। पता नहीं, मैंने उसे पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए देखा था। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जाकर मुखिया को बताता हूँ। बूढ़े झाव की जाती हुई पीठ को देखते हुए मेरी आंखों में एक तेजी आ गई। मैंने कपड़े बदले, माँ को बताया, अपनी शिकारी बंदूक उठाई और दरवाजे से बाहर भागा। मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि झांग वानरू पानी फेंकने के लिए बाहर निकली। मैंने उससे बस एक बात कही और बिना सिर घुमाए अनाज के गोदाम की तरफ भागते हुए चिल्लाया, जल्दी वापस जाकर अंकल झांग को बताओ, सुदेवान लोगों को लेकर गांव पर हमला करने आ रहा है। निशाना अनाज का गोदाम है। झांग वानरों ने जरा भी देर नहीं की, वो मुड़ी और खबर देने के लिए घर की ओर भागी। कुबड़े झांग का चेहरा एकदम से बदल गया और वो बोला, गड़बड़ हो गई। ये हे सानिए के आदमी है। वानरू, जल्दी जाओ और एर माजी को बुलाकर लाओ। उससे कहो कि सू लाओ की आंख को ढूंढकर कोई रास्ता निकाले। मैं गोदाम पर चेंग की मदद करने जा रहा हूँ। इस समय तक रात घनी हो चुकी थी और अनाज के गोदाम के सामने कोई नहीं था। मैं मुख्य दरवाजे से नहीं गया बल्कि पीछे की दीवार के पास चला गया और एक टूटी हुई खिड़की से अंदर घुस गया। चांदनी की रोशनी में मैंने देखा कि अनाज की बोरियां एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर लगी हुई थी। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम जमा करो। सिस्टम का संदेश आया। 4000 जिन अनाज, वर्तमान अनुमानित मूल्य 0.3 युआन प्रति जिन। एक रोशनी चमकी और पहाड़ जैसा अनाज का ढेर पल भर में गायब हो गया। सब कुछ सिस्टम की जगह में चला गया। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। सुदेवान, अब अनाज के बिना मैं देखता हूँ तुम क्या हंगामा करते हो। जैसे ही मैं खिड़की से बाहर निकला, दूर से शोर शराबे और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुबड़ा झांग अंधेरे में छिपा हुआ हैरान था। जैसे ही वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था, गांव के प्रवेश द्वार से कान फाड़ देने वाला शोर सुनाई दिया। मैं छोटी सी दुकान पर वापस आया, तेल का दिया जलाया और ऐसा नाटक किया जैसे मुझे अभी अभी खबर मिली हो। सुएर माजी हाँफते हुए दौड़कर आया और बोला, चेंग, बुरी खबर है। सुदेवान कुछ लोगों को लेकर अनाज लूटने वापस आ गया है। मैंने बहुत गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, चलो उनसे बात करते हैं। दोनों भागकर गांव के मुहाने पर बने मैदान में पहुंचे। वहां पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सुदेवान एक ट्रक के पास खड़ा था। उसके बगल में एक भारी भरकम चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके पीछे डंडे लिए हुए 10 हटे कट्टे आदमी खड़े थे। सुदेवान ने गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, गांव वालों, ये है हमारे कस्बे की सप्लाई एजेंसी के वांग भाई। ये खास तौर पर हमारी बाघों से लड़ने में मदद करने आए हैं। बाघ का शिकार करने वाले नायकों को भी तो खाने की जरूरत होती है। थोड़ा सा अनाज ले लेना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? भीड़ में से किसी ने गाली दी। सुबह जो अनाज आया था रात को ही ले जाओगे? क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? सामने वाले लोग गांव वालों के गुस्से से सहम गए और थोड़ा पीछे हट गए। उनका सरदार वांग तियानबा गुस्से से तिलमिला गया और उसने अपनी पिस्तौल निकालकर हवा में एक गोली चलाई। ढाया। गोली की आवाज से वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। वांग तियानबा जोर से चिल्लाया, सब अपना मुंह बंद रखो। तभी गांव के मुखिया सु छिंगशान जल्दी से वहाँ पहुँचे और पूछा, सुदेछवान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सुदेछवान धीरे धीरे आगे बढ़ा और मक्कारी से बोला, मुखिया जी, ये लोग शहर से बाघ का शिकार करने आए हीरो हैं। खाने के लिए थोड़ा अनाज उधार ले रहे हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना? ये सब गांव की सुरक्षा के लिए ही तो है। सु छिंगशान ने ठंडी सांस भरी और अपनी तेज नजरों से घूरते हुए कहा, यह अनाज गांव वालों की जान बचाने के लिए है, तुम इसे ऐसे ही उधार कैसे ले सकते हो? कॉमरेड वांग, तुम सप्लाई एजेंसी के अफसर हो, क्या तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र या सरकारी कागज है? वांग तियानबा ने घमंड से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और बेशर्मी से बोला, मुझे सबूत की क्या जरूरत है?
मेरे पिता जिले की अनाज सप्लाई एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। जाकर शहर में वांग तियानबा का नाम पूछो। मुझे कौन नहीं जानता। सू छिंगशान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हिम्मत से कहा, अगर तुम असली भी हो तो क्या? सुबह आया अनाज रात को ले जाने का क्या मतलब है? क्या तुमने हमें 3 साल का बच्चा समझ रखा है? बिना कागज के तुम अनाज का एक दाना भी नहीं छू सकते। गांव वाले फिर से गुस्से में आ गए। सबने पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। वांग तियानबा उन्हें डराने के लिए दोबारा गोली चलाने ही वाला था कि अचानक एक काली परछाई हवा को चीरती हुई तेजी से आई और ठीक उसके सामने जमीन में जा धंसी। जमीन में 3 इंच तक धंस गई। तीर का पिछला हिस्सा अभी भी जोर जोर से कांप रहा था। यह एक काले पंखों वाला तीर था। नौजवान, तुम्हारी बंदूक तेज है, लेकिन क्या तुम गोली चलाने के बाद इस गांव से जिंदा बाहर निकल पाओगे? सबने आवाज की दिशा में देखा। वहां चांग फोजी अपनी पीठ पर तरकश लिए हाथ में एक मजबूत धनुष पकड़े खड़ा था। उसका एक घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ था और वो वांग तियानबा को ठंडी नजरों से घूर रहा था। वो अपने पैर का दर्द सहते हुए रात भर सफर करके पहुंचा था। उस अकेले आदमी का जो रुतबा था वो बंदूक वाले से जरा भी कम नहीं था। वांग तियानबा डर के मारे कांप गया और उसकी बंदूक खन्ने से जमीन पर गिर गई। तीर मत चलाना, मैं हार मानता हूँ, मैं तो बस अपना कर्ज वसूलने आया था। ठीक उसी समय दूर जंगल से अचानक एक भारी और अजीब आवाज आई। उसके बाद कुछ बेतरतीब गूंज सुनाई दी। चांग थोजी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कान लगाकर सुना और कहा, कुछ गड़बड़ है। ये शिकार वाली बंदूक की आवाज नहीं है और यह बहुत पास से आ रही है। सब लोग घबराओ मत। गांव के सभी जवान अपने हथियार ले लो। फौरन की तंग में इकट्ठा हो जाओ। बूढ़े और बच्चे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले। मैं और सू अरमाजी भागकर घर गए। माँ ने हमें घबराया हुआ देखा और जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मैंने दीवार पर टंगी पुरानी शिकारी बंदूक उठा ली और कहा, माँ दरवाजा बंद कर लो। उसी समय बूढ़ा सू घायल लोगशान को सहारा देकर पहाड़ी रास्ते से वापस आ रहा था। असल में बूढ़ा सू चाहता था कि लौंग भाई गांव वापस आकर कुछ दिन छिप जाएं। लेकिन आधे रास्ते में ही वे हेईसानिया के आदमियों से टकरा गए। दोनों के बीच थोड़ी देर तक मुठभेड़ हुई। लौंग भाइयों ने ऊंची नीची जमीन का फायदा उठाया और दुश्मनों को सफलतापूर्वक गलत रास्ते पर भटका दिया। लोगशान हांफते हुए बोला, शेंग भाई, वे लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं और अरमाजी हवा की दिशा में पहाड़ पर चढ़ गए। हवा में एक हल्की सी बदबू थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, बाघ के चलने से हवा बनती है। लगता है पहाड़ का बड़ा जानवर भी जाग गया है। अब मजा आएगा। इंसान और बाघ की लड़ाई, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हम छिपकर आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद आगे से लोगों की आवाजें सुनाई दी। जब 3 लोग पास आए, मैं अचानक उछलकर बाहर आया और एक सटीक लात मारकर एक आदमी की कलाई पर मारी और साथ ही एरमाजी ने पीछे से अपनी तलवार से हमला किया और मैंने फुर्ती से उन दोनों को जमीन पर काबू कर लिया। इन कुछ गुंडों से निपटने के बाद हम और अंदर गए। जल्द ही एक छिपी हुई पहाड़ी खोखली जगह पर हमें लौंग हाओ और लौंग हाई मिल गए। हाओ अंकल, हाय अंकल, हाओ अंकल, हाय अंकल। ब्लैक थर्ड मास्टर की बड़ी टुकड़ी नीचे की ओर दौड़ रही है। हम लोग कम हैं, सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी। लौंग हाओ ने दूसरी तरफ के एक छोटे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, वे मुख्य सड़क से जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे जरूर इस छिपे हुए पहाड़ी रास्ते से जाएंगे। एरमाजी ने पहले ही वहाँ घात लगा रखी है। तभी दूर से एक बाघ की धीमी दहाड़ सुनाई दी, जिससे पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। मैंने भौहें सिकोड़कर कहा, यह वही बाघिन है। यह इस समय यहाँ कैसे आ गई? लौंग हाओ ने हवा की दिशा सूंघ कर कहा, ये गांव की ओर आ रही है। शायद इसके बच्चे भूखे हैं और यह गांव में खाना ढूंढने आई है। पिछली बार सुदेवान के परिवार के सुअरों पर हमला हुआ था। इस बार लगता है ये फिर वही चाल चल रही है। मुझे एक तरकीब सूझी। मेरी आंखों में एक चालाकी की चमक आई और मैंने कहा, हाओ अंकल, कैसा रहेगा अगर हम इस बाघ को गांव के मुहाने की ओर ले जाएं, ताकि ब्लैक थर्ड मास्टर और बाघ का आमना सामना हो सके। लौंग हाओ और लौंग हाई ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए। तीनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया, आग की रोशनी और आवाज का इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने चालाकी से बाघिन का ध्यान गांव के मुहाने पर मौजूद डाकुओं की ओर मोड़ दिया। गांव के मुहाने पर बूढ़े सू अकेले हाथ में तलवार लिए खड़े थे। सामने ब्लैक थर्ड मास्टर के 20-30 आदमी थे। ब्लैक थर्ड मास्टर भीड़ को चीरकर आगे आया और बुरी तरह मुस्कुराते हुए बोला, बूढ़े गन सू, बहुत समय हो गया, उम्मीद है तुम ठीक होगे। बूढ़े सू ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारी मेहरबानी से अभी तक मरा नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई वो तो परसों पहाड़ों में मर गया था, है ना? सुना है बहुत पाप किए थे, इसलिए सजा मिल गई। उस मनहूस बात का जिक्र मत करो। आज मुझे सिर्फ सूबू चाहिए, बाकी सब दफा हो जाओ। बूढ़े सू ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा, गांव में आना चाहते हो? ठीक है, आदमी को छोड़ दो और अपनी बंदूकें नीचे रख दो।
ठीक है, आदमी को छोड़ दो, अपनी बंदूकें नीचे रख दो। ये कानून का राज है, तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। ब्लैक थर्ड मास्टर के पीछे खड़े ब्लैक बेयर ने गोली चलाने के लिए अपनी देसी बंदूक उठाई, लेकिन ब्लैक थर्ड मास्टर ने उसे रोक दिया। वो बूढ़े सू की काबिलियत को अच्छी तरह जानता था और बोला, बूढ़े गनसू, हद से ज्यादा मत बढ़ो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथी भी घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, बूढ़ा सू हरकत में आ गया। उसकी परछाई एक भूत की तरह चमकी, एक सटीक लेग स्वीप और एक पकड़ने वाली चाल। एक पल में उसने ब्लैक बेयर को जमीन पर काबू कर लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। बूढ़े सू ने ब्लैक थर्ड मास्टर को ठंडी नजरों से घूरा। उसका रौब पहाड़ जैसा था। तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार था। वो जानता था कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। ब्लैक थर्ड मास्टर बूढ़े सू के रौब से डर गया और एक पल के लिए हमला करने का आदेश देने की हिम्मत नहीं कर सका। वो हमला करने का आदेश देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के मुहाने पर गतिरोध पैदा हो गया। हम तीनों चुपचाप पीछे आ चुके थे। जैसे ही हम आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे, दूर से आसमान को दहला देने वाली बाघ की दहाड़ सुनाई दी। ब्लैक थर्ड मास्टर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने मुड़कर देखा तो वो एक बड़ा बाघ था। बूढ़े सू ने मौके का फायदा उठाकर लेग स्वीप से कई लोगों को गिरा दिया। हम तीनों भी अंधेरे से निकलकर बाहर आ गए। वहां पहुंचे गांव वालों के साथ मिलकर हमने बाकी सभी डाकुओं को काबू कर लिया। मैंने अंगूठा दिखाते हुए कहा, पिताजी, आप सच में कमाल के हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद सू परिवार का गांव रोशनी से जगमगा रहा था। बूढ़े सू गांव के मुहाने पर एक बड़े पत्थर पर बैठे अपना पाइप पी रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन फिर भी एक रौब झलक रहा था। हम घर लौट आए। माँ ने पहले से ही गर्मागर्म नूडल्स तैयार कर रखे थे। चेंगजी, थक गए होगे, जल्दी से कुछ खा लो। मैं बड़े बड़े कौर लेकर नूडल्स खाने लगा। मेरे दिल में एक गर्मजोशी सी महसूस हुई। माँ, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका, बाहर से हंसी खुशी की आवाजें सुनते हुए। आखिरकार दिल को तसल्ली मिली। अभी तो जान ही निकल गई थी। अगर अंकल लोगशेंग ने उन्हें रोका नहीं होता तो उन गुंडों की हिम्मत अंदर घुसने की हो जाती। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब बीत गया। कल उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं भी बहुत समय से गाँव नहीं गया हूँ, तो थोड़ा घूम भी लूंगा। उस रात सुगिया गांव में कोई सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटे हुए मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैंने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं सुना था कि पिताजी के पास ऐसी काबिलियत है। ऐसा लगता है मुझे मौका देखकर अपने माता पिता की असलियत का पता लगाना होगा। अगली सुबह जब आसमान में हल्की रोशनी थी, गांव के अधिकारी पहले ही मेरे घर पर इकट्ठा हो गए थे। मैं जम्हाई लेते हुए बाहर निकला और देखा कि सब लोग अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हैं। मैं हैरान होकर बोला, मुखिया जी, इतनी सुबह? मुखिया ने अपनी शेखी बघारने की इच्छा को बिना छिपाए कहा, अरे, हम इनाम लेने जा रहे हैं। सब लोग खुश हैं और इसी बहाने गांव जाकर पुराने दोस्तों से भी मिल लेंगे। मैं मुस्कुराया और अपने माता पिता को लेकर गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलने लगा। कस्बे में पहुंचने के बाद देखने वालों की भीड़ हैरान होकर चिल्ला रही थी। मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मेरी नजर सड़क के किनारे बने सरकारी स्टोव पर पड़ी। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कमर सीधी की और सल्यूट किया। उनका अंदाज बिल्कुल सधा हुआ और फुर्तीला था। चीफ, नमस्कार। वो एक सैनिक की तरह तेज तर्रार लग रहे थे। वो अपने रोज के आलसी स्वभाव से बिल्कुल अलग लग रहे थे। मेरा दिल दहल गया। पिताजी फौज में थे, तभी तो वो इतने माहिर हैं। उस बुजुर्ग ने बूढ़े सू को ऊपर से नीचे तक देखा और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, कई सालों बाद मिले हो, अंदाज अब भी वही है। तुमने हमारी स्पेशल टीम की नाक नहीं कटवाई। बूढ़े सू ने कहा, जी। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि सू लोगशेंग का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। सू लोगशेंग पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए रुक गए। माँ को जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया था। मैं माजी को लेकर सरकारी स्टोर में घूमने लगा। दुकान में बहुत कम सामान था और सेल्सवुमन ने ठंडे लहजे में कहा, दाम देखो, खरीदना नहीं है तो हाथ मत लगाना। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी नजरें चीनी मिट्टी के बर्तनों, अनाज और तेल पर गईं। बस चीनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। दीदी, क्या चीनी नहीं है बेचने के लिए? सेल्सवुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, चीनी की बहुत मांग है, शहर में भी मुश्किल से मिलती है, यहाँ तो छोड़ ही दो। मैं मन ही मन खुश हुआ। चीनी का कारोबार बहुत फायदेमंद हो सकता है। मेरे जहन में झांक वानरों की उदास आंखें आ गईं। मैं उसके लिए कोई तोहफा खरीदना चाहता था। मैंने माजी से पूछा, माजी, इस कस्बे में बढ़िया कपड़ा कहाँ मिलता है? उसने गली के कोने में एक छोटी सी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ कपड़े की एक छोटी सी निजी दुकान है। मालिक बाहर का है और थोड़ा अजीब है। दुकान बहुत ही छोटी है। अक्सर दुकान पर कोई नहीं होता, लेकिन कपड़ा हैरानी की बात है कि बहुत अच्छा होता है। उस छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचने पर कुछ कपड़ों के थान यूं ही बिखरे पड़े थे।
अंदर से एक साफ महिला की आवाज आई, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। पहले उसकी आवाज सुनाई दी, नमस्ते ग्राहक, क्या आपको कपड़ा खरीदना है? माफ करना, मेरी आंखों में तकलीफ है, मैं उठकर आपका स्वागत नहीं कर सकती। मैं चौंक गया, एक अंधी औरत दुकान चला रही है? ये तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। शुक्र है कि आस पड़ोस के लोग चुपचाप उसकी रक्षा कर रहे थे। कोई चोर उचक्का भी नहीं था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। कमरा छोटा था, लेकिन कपड़ों के रंग बहुत चटक थे। लड़की अंधेरे में बैठी बोल रही थी, भैया सामान लेने गए हैं, मैं उनकी जगह दुकान देख रही हूँ। माजी ने शरारत से हाथ हिलाकर जांचने की कोशिश की। जब उसे यकीन हो गया कि लड़की सच में अंधी है, तब उसने अपना हाथ पीछे किया। बहन जी, कपड़ा कैसे दिया? मैंने हाथ लगाकर छुआ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर यह सरकारी स्टोर में होता तो कम से कम 1.5 युआन प्रति मीटर का होता। लड़की ने दाम बताया, सफेद कपड़ा 1 युआन का और रंगीन 1 युआन 30 सेंट का। मैंने पूछा कि अगर ज्यादा मात्रा में खरीदे तो क्या कोई छूट मिलेगी? इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, भैया के वापस आने का इंतजार करना होगा। वो घबराकर उठी और गलती से कपड़े का एक छोटा टुकड़ा गिरा दिया। मैंने झुककर उसे उठाया। मेरी उंगलियों को जो एहसास हुआ, उससे मेरा पूरा शरीर कांप गया। ये ब्रोकेड है। दक्षिण पश्चिम में सिर्फ शू ब्रोकेड ही ऐसा होता है। ये चौकोर रुमाल मुश्किल से 20 सेंटीमीटर का होगा। उस पर मंदारिन बत्तखों का एक जोड़ा काढ़ा गया था, जो बिल्कुल असली लग रहा था। जाहिर है कि यह हाथ से बुना हुआ था। लड़की, तुम्हारा रेशमी कपड़ा गिर गया, लड़की ने समझाते हुए कहा। शुक्रिया, यह कोई रेशमी कपड़ा नहीं है। यह मैंने तब काढ़ा था जब मेरी आंखें ठीक थी। मैंने पूछा कि क्या गांव में ऐसा हाथ का काम बहुत होता है? गांव की औरतें सभी कढ़ाई करना जानती हैं, लेकिन कोई इसे रेशमी कपड़ा नहीं कहता। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको गांव ले चल सकती हूँ। बड़ी उम्र की औरतों का हुनर मुझसे कहीं बेहतर है। मैं हाँ कहने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर से एक दमदार आवाज आई। छिंग छिंग। मैं वापस आ गया। सुना है कोई मेहमान आया है? एक हट्टा कट्टा आदमी तेजी से अंदर आया। मैंने मन ही मन सोचा, कितना मजबूत नौजवान है। लड़की ने उस हटे कट्टे आदमी एंगे को बताया कि यह एक बाहरी आदमी है। उसने उत्सुकता से पूछा, मेहमान, कपड़ा खरीदने आए हो? मैंने सीधे सीधे कहा, तुम्हारा कपड़ा सप्लाई और मार्केटिंग को ऑप से अलग है। ये गांव में ही बना है ना? एंगे ने शक की निगाह से अपनी बहन की ओर देखा। उससे इशारा मिलने के बाद उसने ईमानदारी से कहा, हाँ, हम मुमियन गांव से हैं, पीढ़ियों से कपड़ा बुनते आ रहे हैं। मैं मन ही मन हंसा। यह आदमी व्यापार में बिल्कुल नया है। पहली ही मुलाकात में सब कुछ बता दिया। भाई, पहली बार कारोबार कर रहे हो? एंगे का चेहरा बदल गया। वो समझ गया कि उसने ज्यादा बोल दिया है। रहने दो, ये सौदा नहीं हो सकता। तभी अंधी लड़की एनिया खड़ी हुई और बोली, भाई, यह मेहमान एक अच्छा इंसान है, वो थोक में खरीदना चाहता है। एंगे को समझ नहीं आया। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखी। तुम माल का स्रोत भी जानते हो और तुम्हें कपड़ा भी पसंद नहीं है, तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? सीधे गांव जाकर कम दाम पर क्यों नहीं खरीद लेते? मैंने समझाया नहीं, बल्कि दीवार पर लगे कपड़े की ओर इशारा करते हुए कहा। हाथ से बना कपड़ा खुरदरा और उबड़ खाबड़ होता है, यह एक कमी है। लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ में मौजूद इस तरह की कढ़ाई में दिलचस्पी है। मेहमान को हमारे गांव की कढ़ाई चाहिए? मेरी आंखों में एक चमक आई और मैंने कहा, हाँ, अगर मुझे इस क्वालिटी की कढ़ाई मिल सके, साधारण कपड़े के साथ मिलाकर, मुझे यकीन है कि मैं इसे एक बड़ा कारोबार बना सकता हूँ। एनिया ने उत्साह से कहा कि वो भाई को गांव के मुखिया से बात करने के लिए वापस भेज देगी, और उसने मुझे सैंपल दे दिया। एनगे हैरान रह गया। उसकी बहन ने अपनी सबसे कीमती चीज किसी को दे दी। मैंने दोनों हाथों से उसे सम्मानपूर्वक लिया और कहा, मुझे बाजार का मूल्यांकन करने के लिए इसे वापस ले जाने की जरूरत है। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। क्लिनिक वापस आकर सू माँ की जांच पूरी हो चुकी थी। सू लोंगशेंग बहुत जिद कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड प्रेशर कम है, बेहतर होगा कि दोबारा जांच के लिए किसी बड़े शहर में जाएं। माँ ने मुझे घूरकर देखा और सीधे आगे चलते हुए कहा, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। मैंने लाचारी से हाथ फैला दिए। वापसी के रास्ते में नशे में धुत कबीले का मुखिया बैलगाड़ी पर डींगे हाँक रहा था। मैंने कहा था न कि सुगांव ये कर सकता है। अब हमें पुरस्कार भी मिल गया है। देखते हैं कि टाउनशिप कम्यून के वे लोग अब भी हमें नीची नजर से देखने की हिम्मत करते हैं या नहीं। सभी गांव वाले अपनी अपनी खरीदारी से खुश थे। माजी ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए कुछ रोटियां खरीदी। सू हाईवान अपने खरीदे हुए नए लिबरेशन जूते दिखाकर इतरा रहा था। माजी ने बीच में टोकते हुए कहा, हमारे चेंगजाई को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। एक लड़की ने उसे मुफ्त में एक कढ़ाई वाला कपड़ा दिया है। सारी औरतें चारों ओर इकट्ठा हो गईं। जब उन्होंने देखा कि मंदारिन बत्तख वाला रुमाल कितना खूबसूरत है, तो वे सभी एक साथ बोलने लगी, यह जरूर प्यार की निशानी है। सू चेंग के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। ये तो दोहरी खुशी की बात है। लोंगशेंग, तुम्हें दावत देनी पड़ेगी। बूढ़े सू ये सुनकर चौंक गए।
हरामजादे, जल्दी इसे वापस करो, मैंने सफाई देते हुए कहा। पापा, यह एक सैंपल है, प्यार की निशानी नहीं। मैं इसे पैसे के लिए बेचने वाला हूँ। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात जब झांग वानरू ने यह बात सुनी तो वो करवटें बदलती रही और सो न सकी। वो रजाई में मुंह छिपाकर रोती और कोसती रही। उसने कर्ज चुकाने का फैसला कर लिया और इस धोखेबाज इंसान से सारे रिश्ते खत्म करने का। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मैं मॉल के इंटरफेस को देखकर हक्का बक्का था। कपड़े का ये छोटा सा टुकड़ा 3000 में बिका। यह है असली लग्जरी आइटम। मैंने तुरंत फैसला किया, भले ही एडवांस जमा करना पड़े, मुझे कुछ सालों का माल बुक करना ही होगा। मैं इतना उत्साहित था कि पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह झांग वानरू अपनी सूजी हुई आंखों के साथ अपना बैग लिए दरवाजे पर खड़ी थी। ये तुम्हारा है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। ये कहकर वो मुड़ने ही वाली थी कि मैंने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? झांग वानरू को गुस्से में सामान की अलमारियां हटाते हुए देखकर आज कोई सामान बदलने नहीं आया है। अच्छा है, कपड़ा रखने के लिए जगह बनाने में मदद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं। ये लड़की जल रही थी। उसी समय माजी कुछ औरतों को लेकर दरवाजे पर आया और बोला, चेंग भाई, आंटी बाओ और ये सब पूछना चाहती हैं कि क्या कपड़े खरीदने वाली बात सच है? आसपास के गांवों में हमारी जान पहचान है। मैंने उस शुभ ब्रोकेट का सैंपल निकाला और कहा, आंटी बाओ, मुझे इस तरह की हाथ की कढ़ाई चाहिए। इसका एक छोटा सा टुकड़ा 100 युआन से ज्यादा में बिक सकता है। अगर आप लोग खरीदने में मदद करेगी तो आप भी बीच में मुनाफा कमा सकती हैं। सारी औरतें हैरान रह गईं। बार बार पक्का करने के बाद वे खुशी खुशी चली गईं। जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। झांग वानरू ने सिर बाहर निकालकर धीरे से पूछा, ये कपड़ा क्या सच में प्यार की निशानी है? उस पर बनी बत्तखों की जोड़ी को देखकर उसे भी लगा कि गलतफहमी होना लाजमी है। तुम क्या सोच रही हो? इतनी कीमती चीज कोई किसी को यूं ही तोहफे में दे देगा क्या? पगली, जल्दी काम करो। कढ़ाई वाले कपड़े के अलावा हमें साधारण कपड़ा भी तो लाना है। झांग वानरू के दिल से जलन की भावना तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह काम करने का पूरा जोश भर गया। कुछ ही घंटों बाद किराने की दुकान पर कपड़ा खरीदे जाने की खबर तुरंत सू के गांव में फैल गई। उन औरतों ने इस राज को राज ही रखा। उन्होंने सिर्फ साधारण कपड़े वाली बात ही बताई और ज्यादा मुनाफे वाले कढ़ाई के काम को उन्होंने मजबूती से अपने हाथ में रखा और जल्दी से काम बांटकर आसपास के गांवों के संसाधनों पर कब्जा करने लगी। किराने की दुकान के अंदर माजी और झांग वानरू जगह खाली करने में लगे थे। चेंग भाई, क्या सच में हम बहुत पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल, अगर ठीक से किया तो अपनी माँ के लिए नया घर बनाना भी कोई सपना नहीं रहेगा। झांग वानरू भी अपनी तनख्वाह का हिसाब लगा रही थी। सोच रही थी कि 1 महीने में ही वो अपना कर्ज चुका देगी। उसने दुकान पर पूरे समय मदद करने का फैसला किया। उसके दिल के सारे बादल छट गए। दूसरी तरफ सुदेवान के परिवार पर दुख के बादल छाए हुए थे। सुदेवान को हिरासत में ले लिया गया था और सुवू फरार था। घर का सहारा टूट गया था। पत्नी ने सुवेई को अपना अलग काम शुरू करने के लिए मनाया। सुवेई और उसकी पत्नी कमरे में जाकर चुपके से योजना बनाने लगे। ये जानने के बाद कि सुचेंग कपड़े खरीदकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं और वो बोला, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अब सुधार और खुलेपन का दौर है। किसने कहा कि यह कारोबार सिर्फ वही कर सकता है? सुवेई ने अपनी गुंडे वाली पहचान का इस्तेमाल करते हुए पास के गांव के कुछ बेकार लोगों को इकट्ठा करके कपड़े खरीदने के कारोबार में दखल देने का इरादा किया। कमरे के अंदर उसकी बूढ़ी माँ हुआंग जियामेई अपने बड़े बेटे की बेरहम योजनाओं को सुन रही थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया और वो बोली, ये बच्चा अब किसी काम का नहीं रहा। 2 दिन बीत गए। सू का गांव ऊपर से शांत था पर अंदर ही अंदर हलचल मची हुई थी। सुवेई इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन असल में वो अपने लिए योजना बना रहा था। औरतें बार बार पास के गांवों में जाकर कढ़ाई का सामान इकट्ठा कर रही थी। माजी एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ अंदर आया और बोला, चेंग भाई, एनगे आया है। एनगे ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, चेंग भाई, मैं सामान देने आया हूँ। मैंने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और माजी से अपनी बचाकर रखी हुई कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। एनगे ने कोल्ड ड्रिंक पकड़ी। उसकी आंखों में हैरानी और गंडांग के भाव थे। उसने अपनी कमर से कढ़ाई के 5-6 टुकड़े निकाले। हर एक टुकड़ा बेहद खूबसूरत और शानदार था। मैंने एनिया के काम से उनकी तुलना की और पाया कि ये और भी ज्यादा शानदार है। एनगे, क्या तुम्हारे गांव में सभी का हुनर इतना अच्छा है? यह मेरी बहन के सबसे बेहतरीन काम है जो उसने तब बनाए थे जब उसकी आंखें ठीक थी। भविष्य में शायद ऐसी चीजें फिर कभी नहीं बन पाएंगी। मेरा दिल भर आया। मैंने कढ़ाई का सामान नीचे रखा और ईमानदारी से कहा, एंगे, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। इस कपड़े की कीमत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी जमीर बेचकर नहीं। पहला विकल्प, मैं इन्हें खरीद लूंगा और कीमत 100 युआन से कहीं ज्यादा होगी।
दूसरा विकल्प, हम साझेदारी में काम करते हैं और मुनाफा बांट लेंगे। एनगे की आंखें नम हो गईं। हालांकि उसे असल मुनाफे का अंदाजा नहीं था, पर मेरे रवैये ने उसे यकीन दिला दिया था। आखिरकार उधार चुकाने की जल्दी में एनगे ने सौदा पक्का करने का फैसला किया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सिस्टम से कैश निकाला और वहीं पर 500 गिनकर एनगे को देते हुए कहा, भाई अभी मेरे पास कैश ज्यादा नहीं है, पहले ये रख लो। अगली बार जब तुम सामान लाओगे तो मैं पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। 10-10 युआन के नोटों की मोटी गड्डी को देखकर एनगे हैरान रह गया। माजी और लॉन्ग शान भी सू चेंग की दौलत देखकर दंग रह गए। मॉडल